काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जय हिंद साइंस के योद्धाओं। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साइंस की, साथ में मैथ की भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, यानी कि किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को या आपकी पढ़ाई को पढ़ने के लिए सबसे पहले होता है उसको उसका बेसिक तैयार करना, यानी कि उसकी नींव। जिस प्रकार आप मकान बनाते हो सबसे पहले उसकी नींव रखते हो, उसी प्रकार साइंस को पढ़ने के लिए ये नींव है, बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि विज्ञान की मूल अवधारणा है, इस साइंस की एक नींव है। आप ये समझ लो, मैंने उन टॉपिकों को लिया है जो आज से पहले 10th क्लास से पहले आपको पढ़ लेने चाहिए थे। जो 10th क्लास में नहीं है, 9th क्लास में है, उनके लिए भी ये इंपोर्टेंट वीडियो है और इसके द्वारा हम साइंस की शुरुआत करेंगे। तो आपको जो जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये आपके पुराने पाप है जो आपने अभी तक नहीं धोए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यानी कि आज की गोल जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनको क्या कहा गया है, टुडेज गोल। तो विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज साइंस, जनक कौन है इसके, और मुख्य शाखाएं, ये आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यदि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक नंबर और मास क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कैसे एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ज्ञात किया जाता है, मास ज्ञात किया जाता है, परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण है, उनकी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसको भी आज बेसिक क्लास में सीखेंगे। धनायन एवं ऋणायन की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, रासायनिक सूत्र निर्माण और नामकरण। कोई भी आपको केमिकल फॉर्मूला जो आप देखते हो अपनी किताब के अंदर, वो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, आप कैसे बना सकते हो, उसका कैसे नामकरण कर सकते हो। आणविक द्रव्यमान एवं संयोजकता यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। यदि आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाए उसका मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि आपको कोई फॉर्मूला दे दिया है कि आपने ZnSO4 जिंक सल्फेट दिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, या फिर आपको दे दिया गया है मैग्नीशियम नाइट्रेट दे दिया गया है, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो कैसे निकालोगे। जैसे कोई एक और फॉर्मूला देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका आप आणविक भार कैसे निकालोगे। जैसे इसका होता है 100 AMU, तो आप किस प्रकार इसकी गणना कर सकते हो, ये आज की क्लास में आप सीखोगे। साथ में ये जो क्लास है वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जो टॉपर बच्चे हैं वो इसी क्लास से शुरुआत करते हैं, ना कि सीधे पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम में आप नंबर ला सकते हो, परंतु जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है या केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चन है वो आप इस क्लास के बिना आप नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। केमिस्ट्री और साइंस को समझने के लिए इस बेसिक क्लास की बहुत जरूरत होती है। इस चैनल को बनाने का हमारा एक ही मकसद है, जो गांव दूर दराज या शहर के कोई भी बच्चे हो जो कोचिंग या ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम एक सस्ता सुंदर टिकाऊ जरिया बना देते हैं, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम, कोई भी यूट्यूब चैनल संपूर्ण पाठ्यक्रम एक साथ में क्रमवार नहीं करवा रहा है। तो आज से आप लगे रहिए हमारे साथ में, अंत तक आप देखेंगे किस प्रकार आपके लिए ये चैनल आपके लिए लाभदायक होता है और हम किस प्रकार पढ़ाते हैं। आज के ही वीडियो में, आज की ही क्लास में आप समझ जाओगे किस प्रकार हम साइंस को एक अलग वे में पढ़ाने का तरीका लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है विज्ञान क्या है, विज्ञान के जनक कौन है और मुख्य शाखाएं क्या है। तो चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है विज्ञान क्या है, जनक एवं मुख्य शाखाएं। विज्ञान की सबसे पहले तो परिभाषा देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा भौतिक जगत में घटित होने वाली घटनाओं, संरचनाओं, क्रियाविधियों एवं प्राप्त तथ्यों की जांच का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। सर इसका मतलब क्या है, यानी कि जितनी भी आपके आसपास की प्रकृति है उसमें जो भी घटनाएं घटित होती है, हमारी जैसे कि शरीर में कोई भी घटना घटित होती है, हम बीमार पड़ते हैं, वो एक घटना है। हमारी संरचना का अध्ययन करना, हमारी क्रियाविधि किस प्रकार है, हमारे शरीर पर ही पूरी विज्ञान ले लेते हैं कि हमारी संरचना कैसी है, हमारे अंदर कौन कौन सी घटनाएं हैं, हमसे कौन कौन से तथ्य प्राप्त हुए हैं, उसकी जांच करना और उसका एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। ऐसे नहीं है कि आप 6th क्लास में आते ही आपको मेडिकल नॉलेज यानी कि MBBS की जो भी नॉलेज है देना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं, एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ होता है जिज्ञासा या जानने की इच्छा।
विज्ञान के जनक कौन है? 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत, 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने सर्वप्रथम विज्ञान की शुरुआत की थी। तो विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? फादर ऑफ साइंस किसे कहा गया है? गैलीलियो गैलीली, जो कब आए थे? 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत। उसके बाद में आया था विज्ञान शब्द किसने दिया था? विज्ञान शब्द है वो विलियम विल्हेमी ने दिया था। किसने? विलियम विल्हेमी ने। सर कब दिया? ये साइंस की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, बट जो विज्ञान शब्द है वो सन 1834 ईस्वी के अंतर्गत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था सर? विलियम वेहीवेल ने के द्वारा। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया हो तो विलियम वेहीवेल के द्वारा दिया गया है। तो सर विज्ञान की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। ये शब्द है जो 1834 के अंतर्गत विलियम वेहीवेल के द्वारा दिया गया है सर। ठीक है सर। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी नॉलेज है ये आपका जनरल नॉलेज है, जो आपको क्लास 6 में जब विज्ञान की शुरुआत करते हो तब से पता होना जरूरी है। ये जो क्लास है पहले भी बता चुका हूं, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ऐसा मत समझना सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नहीं, जो आपको पता होना चाहिए एक साइंस के दौरान, साइंस की टीचिंग के दौरान। आगे चलते हैं सर। तो टाइम बचाने के लिए मैं पहले ही लिख के लेके आ रहा हूं कि विज्ञान के बारे में आप परिभाषा नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप नोट कर लो। आप नोट कर लिया आपने तो पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि जनक पढ़ लिए। अब इसकी मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? मुख्य शाखाएं हम बोर्ड पर लिखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं ये अपना इसी टॉपिक, इसी पॉइंट के अंदर अपना अगला है कि जो विज्ञान है, साइंस की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी। तो साइंस को मुख्य रूप से, साइंस यानी कि विज्ञान को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांटा गया। बहुत सारी शाखाएं हैं परंतु आपको कितनी शाखाएं पढ़नी है? 3 शाखाएं, या मुख्य रूप से जो शाखाएं है वो 3 है। कौन कौन सी है सर? 3 शाखाएं बांट दो। ये लो 3 शाखाएं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी शाखा है, उस शाखा का नाम है सर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपने कभी नाम तो सुना होगा। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है, आप जब 11th क्लास में चले जाओगे, सभी मेरे बच्चे जितने भी पढ़े हुए हैं वो जरूर साइंस लेंगे, तो उनको उनका जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, एक तो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, यही इनकी शाखा है। एक होता है रसायन विज्ञान, दूसरी सब्जेक्ट जो आती है उसे कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री। ठीक है सर, हम समझ गए केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद में सर, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स कहते हैं। तो सर एक एक करके बताओ इनके जनक कौन है और इनके अंदर किस किस को पढ़ा जाता है। मैं बोल के समझा देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जीव विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, जीव और विज्ञान, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो के बारे में जो संरचनाओं, उनके अंदर होने वाली, घटित होने वाली घटनाओं और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है बायोलॉजी। क्या कहा जाता है सर? बायोलॉजी कहा जाता है। रसायन विज्ञान, जितने भी आप रासायनिक पदार्थ देखते हो उनकी संरचना किस प्रकार है, उनका संगठन किस प्रकार है, वो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार उत्पाद बनाते हैं, और अभिक्रियाओं का अध्ययन करना, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान सर, जो आप लाइट देख रहे हो, लाइटिंग वगैरह देख रहे हो, या बल है, गति है, दूरी है, ये सभी मापना, या कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में मापना। आपने आपके जो घर के अंदर फ्रिज है उसको भी वॉट के अंदर मापा होगा, या जो मोबाइल का चार्जर आता है वॉट के अंदर मापा होगा। तो वो सब बातें किसके अंतर्गत आती है सर? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो बताओ सर जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। जो रसायन विज्ञान के जनक है उनका नाम है एंटोनी लेवोनजियर। लेवोनजियर, हाँ ये वही है जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? जब आप 11th क्लास में जाओगे तब पता चल जाएगा। ये है जनक, इन सभी के जनक एंटोनी लेवोनजियर। तो सर भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के हालांकि एक जनक नहीं है, गैलीलियो गैलीली पहले जनक इन्हें माना गया है। पहले नहीं, आप मान सकते हो। फिर न्यूटन, बहुत सारे हैं इसके जनक। आइंस्टीन, कोई एक व्यक्ति तो एक सब्जेक्ट बना नहीं सकता, इसीलिए बहुत सारे जनक है किसके? भौतिक विज्ञान के।
भौतिक विज्ञान जो आप मैथ्स पढ़ते हो वो भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ते हो। भौतिकी की भाषा ही क्या है? मैथ्स से। सर आप क्या फेंक रहे हो, सर आप कुछ भी बोल रहे हो? नहीं, आप एक नीट के लेवल की जब किताब पढ़ोगे एररलेस, जो बहुत जानी मानी किताब है, यूनिवर्सल कहा जाता है, उसके अंदर पहला ही चैप्टर, जैसे चैप्टर 0 कहा जाता है, जिस प्रकार हमारा चैप्टर 0 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है, उसी प्रकार जब चैप्टर 0 पढ़ोगे उसकी पहली ही लाइन में आप पढ़ लोगे किस प्रकार भौतिकी की भाषा एक गणित है। ठीक है सर। उसके बाद में सर आगे भी इसको बांटा गया। हाँ, जीव विज्ञान को आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में सर? जीव विज्ञान को पहले जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जंतु विज्ञान जिसे आप जूलॉजी कहते हो। क्या कहते हो सर? जूलॉजी। जूलॉजी क्या है सर? जिसके अंतर्गत आप जीव जंतुओं का संरचनाओं, क्रिया विधियों का अध्ययन करते हो, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। दूसरा सर इसका है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? हाँ सर, इंग्लिश के अंदर आपको याद रखना जरूरी है सर, इंग्लिश के अंदर याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? आप कभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सामने जाओ और वो बोल दे बायोलॉजी, आप कंफ्यूज हो जाओ, सर मैंने तो जीव विज्ञान याद किया था, रसायन विज्ञान याद किया था, ये बायोलॉजी कहां से आ गई, जूलॉजी कहां से आ गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ड का जितना याद रख सकते हो, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आप इसी प्रकार नोट्स, जिस प्रकार मैं बना रहा हूं उसी प्रकार नोट्स बनाओगे सर। तो सर जंतु विज्ञान के जनक भी बताओगे? हाँ जरूर, आप याद रखना चाहो तो रख लेना, अरस्तु। क्यों सर? 11th क्लास में जैसे ही आप जाओगे आपको सबके जनक याद होने चाहिए। उसके बाद में वनस्पति विज्ञान, इसके जनक है वो थियोफ्रेस्टिस है। कौन है सर? थियोफ्रेस्टिस। ठीक है सर, इनके जनक हो गए। मैं, हमारा टॉपिक ही यही था, जनक भी ज्ञात करने, मुख्य शाखाएं कौन कौन सी ये भी ज्ञात करनी है। रसायन विज्ञान सर, रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में सर? एक है सर भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, इसके बारे में आप जान लो बस, फिजिकल केमिस्ट्री सर, इसके बारे में बताओ सर, जिसके अंदर आप अभिक्रियाओं की गति के बारे में जानते हो। 10th क्लास के अंदर नहीं जानोगे, बाद में जाकर जितनी भी आप देखते हो कोई रिएक्शन किस प्रकार हो रही है, तो वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, कभी नाम सुना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको मेरे साथ हुआ ये किस्सा सुना देता हूं। क्या सर? आप अपना किस्सा सुना दीजिए। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं 11th क्लास में गया, 3 से 4 महीने तो मुझे इस सब्जेक्ट के नाम ही याद नहीं रहे। क्या हुआ सर? सब्जेक्ट के नाम ही 3-4 महीने। हाँ बच्चों, क्यों? कभी मैंने सोचा ही नहीं, कभी ऐसी सब्जेक्ट इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। तो पहले जाते ही तो किताबें देखी, और जब 11th क्लास में जाते कंफ्यूजन हो जाता है सर, साइंस ले ली, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। फिर समझ में आता है सर क्या, कि लेने के बाद में इसके अंदर जो मजा है वो किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। क्यों? इसको समझ सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो हमारे केमिस्ट्री के 3 भाग है, मुख्य भाग के बारे में पढ़ लो। जब आप 11th क्लास में जाओगे शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे कि मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बात बताऊं, ये तो 3 महीने के बाद में सब्जेक्ट पता चले, हमें पता ही नहीं चला क्या पढ़ रहे, पूरा माइंड ब्लॉक हो गया। और इसके बारे में तो जब हम नीट का एग्जाम देने के लिए निकले, कोचिंग के अंदर गए, तब जाकर हमें पता चला कि इनको 3 भागों में और तोड़ा गया। इसको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, नीट की तैयारी करने के लिए 2 महीने जब मेहनत की, तब जाकर हमें पता चला जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं। तो आपकी हालत ऐसी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जुड़े हो योगेश सर के साथ में, और आप हो साइंस के योद्धा, तो साइंस को युद्ध की तरह लड़ेंगे यार। तो चलते हैं, हमारा पहला टॉपिक जो मुख्य शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया था वो पूरा हो गया। एक बार रिवीजन मार लेते हैं, हमने क्या पढ़ा सर? पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके अंतर्गत विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी। क्या है सर? विज्ञान अध्ययन की वह शाखा है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, थॉट ऑब्जर्वेशन, द टेस्टिंग ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, यानी कि जो भी तथ्य प्राप्त हुए उनका क्रियाओं के बारे में जानना, क्रिया विधि किस प्रकार कर रहे हैं, संरचना किस प्रकार है, घटनाएं किस प्रकार घटित होती है, उसके बारे में अध्ययन तो विज्ञान है सर। हमारी प्रकृति, हमारा जिंदा रहना,
जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ विज्ञान है सर। मैं बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, ये विज्ञान है सर। आप चल पा रहे हो, इसके लिए भी विज्ञान है सर। आप मेरे को देख रहे हो, इसमें भी विज्ञान है सर। आपको पता ही है, ये तो विज्ञान की एक सबसे बड़ी देन है। विज्ञान के जनक कौन है सर? गैलीलियो गैलीली है। कब प्रारंभ हुई विज्ञान? 13 से 14वीं शताब्दी। उसके पहले भी हो चुकी है, पर जो किताबों में पढ़ाया गया है उसके बारे में बता रहा। विज्ञान शब्द किसने दिया सर? विलियम वेहीवेल ने दिया था सर। कब दिया था? सन 1834 ईस्वी के अंतर्गत दिया गया था। विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है सर? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इंग्लिश भी याद में रखोगे, क्यों? हमें इंग्लिश मीडियम वालों से पीछे नहीं रहना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने साइंस की परिभाषा भी इंग्लिश में बोल दी। तो जीव विज्ञान जिसको कहते हैं बायोलॉजी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहा जाता है। जीव विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु सर। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के भी तो जनक अरस्तु है। हाँ, दोनों के अरस्तु है। उसके बाद में वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोंजियर है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। कोई बोलने में गलती हो जाता तो माफ करना, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है गुरु। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हमारा पहला टॉपिक खत्म, क्लास के अंदर ही याद हो गया। ये तो था हमारा बेसिक नॉलेज। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु संरचना, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा, दूसरा टॉपिक क्या है सर? परमाणु क्रमांक क्या है? हमारा दूसरा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। नोट्स, आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लाओ, प्रत्येक डाउट का जवाब दिया जाएगा आपके इसी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। कितने टाइम में सर? 24 घंटे के अंतर्गत ही दे दिया जाएगा। उसके बाद में सर नोट्स कहां पर मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर क्लिक करो, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर उसका भी नाम है साइंस के योद्धा। उसके अंदर जाओगे, सभी क्लास के, इस क्लास के तो हालांकि हो सकते हैं नहीं मिले, क्योंकि इस क्लास को तो आप देख लो, ये तो बेसिक क्लास है, आप लिख भी सकते हो, साथ में पोज करो और लिख भी दो। साथ में लिखते हुए मैं भी बोर्ड के ऊपर लिख ही रहा हूं। टेलीग्राम लिंक के जुड़ो और वहां नोट्स मिल जाएंगे गुरु। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की। सर सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है सर? हमारा टॉपिक तो हमने पहले ही बना लिए थे, परमाणु क्रमांक। क्या है सर? एटॉमिक नंबर एवं द्रव्यमान। सर परमाणुओं को भी नंबर दिया गया। हाँ, आपने कभी पढ़ा है? हाइड्रोजन 1 नंबर पर, ऑक्सीजन 8 नंबर पर सर कार्बन 6 नंबर पर है सर। और द्रव्यमान सर, कार्बन का हमने पढ़ा था, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है सर, नहीं पढ़ा। तो परमाणु क्रमांक याद होने से 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक और उनके नाम और उनसे क्या द्रव्यमान है उनके, ये भी याद होने चाहिए। 3 सीएच तो याद होने चाहिए। परमाणु का नाम क्रमवाई, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है सर? एस है। सोडियम का प्रतीक क्या है सर? Na है। नियोन का क्या है सर? Ne है। कौन कौन से अक्रिय गैस है सर? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है। ये सभी भी तो याद होने चाहिए। द्रव्यमान कितना है सर? सोडियम का 23 है सर। सर हमने तो कहीं सुना था इसके डबल होता है परमाणु क्रमांक। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो आपको याद क्या करना है? 1 से 30 तक तो उनके परमाणुओं के नाम, प्रतीक और द्रव्यमान याद कर सकते हो आसानी से। 4 से 5 बार लिखो, 4 से 5 बार लिखो, बिना देखे लिखो। जो नहीं है, जिस नंबर पर है, जैसे आप लिखना प्रारंभ करो 2, 3, 4, 5, 4 नंबर पर भूल गए सर, कौन सा था सर? लिथियम था, बेरिलियम था, नहीं पता है, 4 नंबर को छोड़ दो। 5 नंबर पर है, उसको छोड़। अब उसको देखकर मिलाओ कि कौन सा नहीं ये था, उसको भरो। कौन सा मैंने गलत किया है, अपने आप ही गलतियां निकालो, सुधारो। जब आप गलती करोगे उसी से सीखोगे। तो जो मैंने शायरी बोली थी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, तो उस शायरी का कुछ मतलब निकालो। उसके बाद में हमारा पहला टॉपिक है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान। आपने 9th क्लास के अंदर, जो 9th क्लास के अंदर है उन्होंने भी पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका। परमाणु क्या है? परमाणु के बारे में सुना होगा, परमाणु क्रमांक के बारे में सुना होगा। सर बता तो दो सर, क्या लिख रहे हो?
जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान होता है 16। ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जेड सर एक्स, एक्स क्या है सर? कोई भी परमाणु। 8 क्या है सर? ये है जेड। ये बराबर क्या है सर? एटॉमिक मास। क्या है सर? एटॉमिक मास। और जेड क्या है सर? एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक और सबके दिए गए, क्यों दिए गए सर? ये भी तो पता हो सर इसके अंदर। तो आपने परमाणु पिछली क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो शुरुआत परमाणु से ही करते हैं सर। किससे करते हैं सर? परमाणु से ही करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, द्रव्यमान पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी परमाणु के अंदर, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, और उसको परमाणु क्रमांक इतना ही क्यों दिया गया है वो भी तो जानेंगे। क्यों दिया गया है सर? परमाणु क्रमांक इतना होता है। पर साइंस तो आपने क्या कहा, उसकी जांच भी करती है। जो भी तथ्य है या तर्क दिए गए हैं उसकी जांच है, उसका रिजल्ट है, तभी साइंस के अंदर आता है। यानी कि मेरे अंदर भी कुछ जांच होगी तभी मैं उसके अंदर रिजल्ट आएगा। आपके अंदर जांच होती है, भगवान आपको परीक्षा लेता है किस प्रकार आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में ही आपका रिजल्ट आता है। तो बकवास ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं परमाणु। परमाणु को कहा जाता है इंग्लिश में एटम। क्या कहा जाता है सर? एटम। तो सर परमाणु क्या है? देखो, कोई एक पदार्थ है, जैसे ये संरचना है कोई भी, ये इसका सबसे छोटा कण, मान लो ये मैंने लोहा ले लिया, Fe यानी कि आयरन ले लिया, आयरन। इस लोहे का सबसे छोटा कण जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, सबसे छोटा कण जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं सर? एटम कहते हैं। एटम यानी कि परमाणु कहते हैं सर। ठीक है सर, हम समझ गए कि एटम किसे कहते हैं? जो किसी तत्व, किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, उसे क्या कहते हैं? एटम। ये डाल्टन दादा आए थे। डाल्टन दादा ने क्या कहा कि एटम वह है, डाल्टन दादा के अनुसार एटम वह है जो किसी, सॉरी, डाल्टन दादा के अनुसार एटम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परंतु डाल्टन दादा के अनुसार सबसे छोटी इकाई है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया? एटम को निकाला, एटम के ऊपर कुछ बमबारी की, एटम के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले और न्यूट्रॉन निकले। तो डाल्टन दादा की कॉलर पकड़ी और उनसे पूछा कि आप कह रहे थे किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, परंतु हमने तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया, ये छोटा नहीं है, ये तो एटम, एटम से भी छोटा है, तो सबसे छोटी इकाई। फिर प्रोटॉन को निकाला, वो भी तो छोटी है। फिर न्यूट्रॉन को निकाला, ये भी तो छोटी है, सबसे छोटी है सर। डाल्टन दादा को पूछा तो डाल्टन दादा कहता है मोरो ना पतो, मोहे ना पतो। तो सर किसको पता है? तो बच्चों हुआ यूं, तो डाल्टन दादा के अनुसार तो क्या था सर? परमाणु। पहले तो लिखते हैं डाल्टन दादा के अनुसार परमाणु क्या है। डाल्टन दादा के अनुसार, डाल्टन के अनुसार परमाणु की खोज करता माना जाता है। हालांकि परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। परंतु उसके बाद में हमारे यहां तो महर्षि कणाद ने की थी। तो डाल्टन के अनुसार क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब जिससे वो बना होता है, इकाई क्या कहलाती है सर? परमाणु कहलाती है। पर मैंने क्या कहा, किसी ने पकड़ा, उसके ऊपर दुमादुम 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 अल्फा कण छेदते गए, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। तो क्या हुआ सर? अरे कंफ्यूज आ गए और डाल्टन दादा को पकड़ा और कहा तू तो बोल रहा था ना एटम क्या है? एटम तो सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। हमने तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ? तो नई परिभाषा। तो परमाणु क्या है सर? नई परिभाषा के अनुसार, डाल्टन दादा के अनुसार तो ये है। नई क्या परिभाषा है सर? परमाणु पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है, वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, कहा गुरु, अभिक्रिया के अंदर का
अंदर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने कहा डाल्टन दादा आप तो गलत हो गए, आपने हालांकि यहां खोज तो लिया सबसे छोटी इकाई, हम बताते हैं क्या है इसकी नई परिभाषा और सही परिभाषा क्या है बेटा। तो बताया कि परमाणु पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेती है। सर हमको ना पता चला सर, क्या है सर, सर समझा दो। यानी कि इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। सर हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, वो तो भाग ले, प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले रहे थे। वो लिखा हुआ दिखा है आपको कभी? जो आप अभिक्रिया लिखते हो, कभी अभिक्रिया लिखते हो उसके अंदर, जैसे सर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाई तो ZnSO4 और कॉपर निकला। यहां पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे सर? इसका तो हो रहा है सर ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है सर? रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। ठीक है सर, हमको पता लगा। तो सर ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो आदान प्रदान हुआ होगा, तभी तो रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है तो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं सर। प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया नहीं सर। तो कौन दिखाई दे रहा है? एक परमाणु। कौन दिखाई दे रहा है सर? एक परमाणु, जिंक। एक ही परमाणु की बात की रही जा रही है, ऐसा थोड़ी 1 2 3 4 5 7 नहीं, एक परमाणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जो अभिक्रिया में सबसे छोटा भाग ले सकता है वो एक क्या है सर? जिंक है। जिंक के अलावा कुछ नहीं है। तो सर तो हमने यही कहा है सर कि प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, वही क्या है सर? परमाणु है। क्या है सर? परमाणु है। तो हम समझ गए सर परमाणु क्या है सर? वो सबसे छोटी इकाई जो किसी अभिक्रिया के अंदर भाग लेती है। ये लिखो सर। उसके बाद में आगे चलते हैं सर। ये तो दोनों परिभाषा है, आप बोझ करो और लिख दो। उसके बाद में आगे चलते हैं, परमाणु के अंदर मुख्य कण कौन कौन से हैं सर? हमने तो तोड़ दिया अल्फा कण, डाल्टन को तो गलत सिद्ध कर दिया। तो डाल्टन दादा ने पूछा इसके अंदर कौन कौन से कण है सर? तो परमाणु के मुख्य कण, परमाणु के अंदर अंदर मुख्य कण, कण यानी कि उन्होंने डाल्टन दादा ने पूछा कि जो आपने कहा कि इसको और तोड़ सकते हो, तो तोड़े गए कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुए? तो डाल्टन दादा के अनुसार सबसे पहला पदार्थ प्राप्त हुआ जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है सर? इलेक्ट्रॉन। यह हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ये एक ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित, ऋणावेशित तो समझते हो, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ये ऋणावेशित कण है सर। ठीक है सर। प्रोटॉन भी कहा जाता है सर। प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि P+ से लिखा जाता है। ये एक धनावेशित कण है जो परमाणु के अंदर से निकले, धनावेशित कण है। और सर तीसरा सर वो क्या है सर? वो है न्यूट्रॉन। ये सब न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है सर। क्या है सर? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन कण है सर, उदासीन कण है। तो डाल्टन दादा को कहा कि इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला और न्यूट्रॉन निकला। कैसे निकला और कैसी संरचना होती है? देख, ये हमने परमाणु संरचना देखी थी, कभी ना कभी तो देखी थी सर। देखी देखी लिखती है। हाँ सर, देखी देखी लिखती है। ये इसका है क्या सर? नाभिक। क्या है सर? नाभिक। ये क्या है सर? कक्षाएं, अलग अलग कक्षाएं, जिसमें आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं सर। हाँ, हमने कभी कभी तो पढ़ा है सर। तो नाभिक के अंदर क्या रहता है सर? नाभिक के अंदर है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर नाभिक बनता है। नाभिक के अंदर जो भी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो कक्षाओं के अंदर सर, कक्षाओं के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन भैया ऐसा गति करते हैं। पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो पढ़ा होगा। 2 8 8 18 18 ऐसे तो पढ़ा होगा। तो 2 8 8 ऐसे पढ़ा तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं सर, ऐसा ऐसे गति करते हैं।
तो कक्षाओं के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये कण होते हैं परमाणु के अंदर, ये परमाणु के नाभिक के अंदर, जो अपने शरीर के अंदर ये जो दिखाई दे रही है नाभि, उसी प्रकार मारवाड़ी में कहते हैं सूटी, हूटी। और जो परमाणु के अंदर की भी क्या है, एक नाभि है, उस नाभिक के अंदर क्या है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये याद रखने की बातें हैं सर, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं। कक्षाओं के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा गुर 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 गति करता रहता है सर, ठीक है सर। तो ये कौन कौन से कण है। अब सर आप तो परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहे थे, ये कहां आ गए सर, परमाणु क्रमांक क्या है सर। परमाणु क्रमांक इसी से मिलकर बना हुआ है, जो इनकी ये नाभिक के अंदर जो कण है उनसे ही परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक उसी से द्रव्यमान है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। क्या आता है सर, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक, तो सर हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या है सर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो, जो परमाणु की संरचना है, प्रत्येक परमाणु जो भी जिंक का है तो उसके अंदर बराबर होगी सभी कण के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि सर हमारे पास जो जिंक है उसके अंदर 30 है परमाणु क्रमांक, अगले का 31 है, नहीं 30 नंबर है उसका, फिक्स है। क्यों है सर, तो जो परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक इसको Z से दर्शाया जाता है। परमाणु क्रमांक Z वो बराबर होता है परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या सर, प्रोटॉन की संख्या। जैसे सर उदाहरण से समझे सर, कैसे, जैसे ये ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन कितना होता है सर, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, कितना लिखा होता है सर, 8 लिखा होता है, 16 लिखा होता है सर, 8। ये जैसे मान लो ऑक्सीजन के परमाणु कहां है सर, ऑक्सीजन का परमाणु, ये इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, इसके जो नाभिक है, ये नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन बसे होते हैं। तो सर इसकी प्रोटॉनों की संख्या, जितनी इसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसका मतलब सर हम समझ गए कि जो ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसके नाभिक के अंदर कितने हैं सर, 8 प्रोटॉन है। कितने हैं सर, 8 प्रोटॉन। समझा सर परमाणु क्रमांक क्या होता है, कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक किसी तत्व के एक परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक। सर और समझाओ सर। और जैसे कैल्शियम आता है 20 नंबर पर, इसका परमाणु क्रमांक होता है, नहीं याद है तो याद कर लेना, 20 नंबर पर आता है, तो इसका मतलब सर इसके नाभिक में कितने हैं सर कण, नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं सर, प्रोटॉन 20। प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके, परमाणु क्रमांक के। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी ट्रिक का सबसे बेस्ट पार्ट है सर। यस, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो गए सर। परमाणु क्रमांक समझ में आ गया सर। हमें समझ में आ गया कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी संख्या होती है सर। इसका मतलब सर हम ऐसे तो है नहीं सर, हम ऐसे माइक्रोस्कोप लाएंगे और सभी के परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके अंदर, वो भी बड़ा वाला माइक्रोस्कोप, इससे तो होगा ही नहीं। उसे लाएंगे और प्रोटॉनों की संख्या गिनेंगे और कहेंगे तेरा नंबर 18। तो हम क्या करते हैं, हम इसके जो प्रकृति में तत्व है, कितने तत्व है सर, 118 तत्व है प्रकृति में। कितने, 118 तत्व है। उन तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं सभी के। तो जिसका जैसे जिंक का 30 है, 30 पर है, तो उसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन 30 है। हमने फिक्स कर लिए, उनके अंदर वैज्ञानिकों ने गिन लिए। कैसे गिने वो जाने और उनका काम जाने, हम बाद में बड़े होके सीखेंगे। हाँ, आप और हम दोनों बड़े होंगे फिर सीखेंगे। तो सर परमाणु क्रमांक ये समझ लिया कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है सर, परमाणु क्रमांक। तो आगे सर, आगे क्या सर, ये तो हो गए प्रोटॉन। अब सर हम इसके अंदर प्रोटॉन के बाद में
जो अगली संख्या आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कैसे ज्ञात करें? इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। टॉपिक लगा दो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई भी हमें परमाणु दे रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होती है? एक उदासीन परमाणु के अंतर्गत, इसके अंदर अलग अलग पॉइंट लिख देते हैं सर। उदासीन, इसके ट्रिक के पॉइंट ही लिखो, आप नोट पॉइंट ही लिखो। एक एक नोट पॉइंट से सीखते जाएंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं परमाणु के अंतर्गत। जैसे एक उदासीन परमाणु के अंतर्गत, उदासीन परमाणु में पहले सीखते हैं उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या P प्लस का मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है सर? Z के बराबर होता है। किसके बराबर सर? परमाणु क्रमांक यानी कि Z के बराबर होता है। समझ गए सर? Z इज इक्वल टू P प्लस इज इक्वल टू E। उदासीन परमाणु के अंतर्गत तो कितने, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं? जो उसका परमाणु क्रमांक है। उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु ऐसे है सर, ये कैल्शियम है, ये अब उदासीन है। अब सर 2 प्लस लग गया, इसका मतलब ये आवेशित है। कैसा है सर? आवेशित। और कैल्शियम ये अनावेशित यानी कि उदासीन है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना लगा हो, कोई भी आवेश ना हो, वो क्या होता है सर? उदासीन परमाणु होता है सर। तो उदासीन परमाणु, आपको ये नहीं पूछ रहा, पहले तो ये बता दो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है सर। तो उदाहरण लिखते हैं सर, इसके उदाहरण भी तो लिखो सर, हमें समझ में आए तब। उदासीन परमाणु के अंदर समझो उदाहरण क्या है सर। उदाहरण ये समझो कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम से लेकर चलेंगे तो कैल्शियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, देखो Z निकाल देते, फिर प्रोटॉन निकाल देते, फिर इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे। प्रोटॉन तो हमने परमाणु क्रमांक से सीख ली। तो Z कितना है सर? हमें पता है कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, यानी कि परमाणु क्रमांक 20 है सर। प्रोटॉन की संख्या, जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है। अब सर इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला याद करेंगे सर, ये उदासीन परमाणु है, हाँ इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन परमाणु है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, इसका मतलब 20। जैसे सर और देख लो, ये है सोडियम, तो इसका Z कितना है सर? 11 सर। प्रोटॉन कितने होंगे सर? प्रोटॉन भी 11 होंगे सर। इलेक्ट्रॉन उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है सर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं सर? 11 है सर। ये तो हो गया उदासीन के लिए। तो Z, P और E सब इक्वल है सर। ये हमारी ट्रिक का नंबर है सर। ये नोट का मतलब है आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी सर। उसके बाद में सर आगे चलते हैं, ये टॉपिक तो हमें याद ही है सर। आगे सर अगला दूसरा, धनावेशित कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? धनावेशित कण या परमाणु के अंतर्गत। तो धनावेशित कण कौन सा होता है सर? पहले तो सर धनावेशित कण को कहते हैं, क्या है सर? धनावेश क्या है? धनावेशित कण या धनायन समझ लेते हैं। धनायन क्या है सर? या धनायन क्या लगा रखा सर? कैटायन। कैटायन क्या लगा रखा है सर? धनायन के बारे में समझ ले पहले। धनायन, जब परमाणु, पहले तो परिभाषा पढ़ लो, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी कि बाहर फेंक देता है, ज्यादा त्यागता है, तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश आ जाता है। धनावेश आ जाता है कैसे सर? समझो धनावेश क्यों आता है सर? धनावेश क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हो और धनावेश आ रहा है। आप किसी को पैसा दे रहे हो सर, मैं समझा नहीं सर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये सोडियम है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा सर? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है,
पहले कितने थे सर? यहाँ तो हमें पता है जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। कितने होंगे सर? 11। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे सर? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे सर? ये देखो इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला है सर, पहले 11 थे, एक निकल गया, इसका मतलब 10 है सर। पर हमरा को ये हर रोज याद थोड़ी रहेगा सर कैसे निकले, उसका सूत्र भी दे देंगे। पर ऐसे देखो सर, ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लस का ही आता है। देखो अभी संरचना बनाएंगे, ये देखो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, कितने थे सर? 11 प्लस थे, 11 क्या थे? प्लस। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने थे सर? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे थे, वो भी 11 माइनस थे, क्या थे सर? माइनस। आपको ये तो करना आता होगा, यहां पर बेसिक समझ लो, मैं नहीं दिख रहा हूँ कोई मतलब नहीं। जब प्लस और माइनस होता है तो माइनस होता है, चिन्ह किसका लगता है सर? बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। जब माइनस प्लस होता है तब भी माइनस होता है सर, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है सर। उसके बाद में सर माइनस माइनस होता है तब प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है सर। उसके बाद में प्लस प्लस होता है तो प्लस लगता है और चिन्ह भी प्लस का ही लगता है सर। सर कुछ समझ में नहीं आया सर? अब समझो, यहां पर प्लस 11 है, क्या है सर? प्लस 11 और माइनस 11 दोनों एक दूसरे को, ये प्रोटॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं खींच के रखते हैं सर। आपको पता है जब आप प्लस तार और माइनस तार को आपस में करते हो तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को, आप विपरीत जेंडर वाले हो, ये अलग अलग कलर के हैं, ये मान लो फीमेल है, ये मेल है, तभी इनके अंदर अट्रैक्शन होगा। ये भी मेल है सर, आजकल की बातें नहीं कर रहा, ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो इन दोनों के मध्य अट्रैक्शन नहीं होगा सर। ठीक है सर, इसका मतलब ये इसको खींच के रखता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, अब तो कितना है सर? 11 को खींच के रखता है, इसका मतलब 0 है सर। जैसे ही नाभिक से प्रोटॉन तो जाते नहीं है, प्रोटॉन नहीं जाएंगे, क्यों सर? ये बहुत अंदर दसे होते हैं, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ही रहे, तो सर प्लस 10 माइनस 10। मैंने क्या सिखाया था? प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है। तो 11 में से 10 गए, पीछे बसाए। चिन्ह किसका लगेगा सर? चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है सर? प्लस है, तो एक प्लस लग गया सर। यही तो सार आया सर इसके ऊपर। अब समझा सर, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इतना चार्ज लगाते जाओ। हाँ, यही धनावेश का चार्ज होता है। तो ये राम कहानी है, वो लिखते चलना, और ये भी जो है साथ में लिख लेना। उसके बाद में एक और उदाहरण दो सर, एक उदाहरण से हमारा पेट नहीं भरता है सर। कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपनी बाहरी कक्षा से। 2 इलेक्ट्रॉनों को कहेगा सलहट। यहां पर Z, P और E बराबर था, क्यों सर? उदासीन थे। कितना था सर? 20। यहां से 2 गए, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन कितना बचा सर? यहां पर पहले 20 थे, अब 2 कम हो गए, 2 निकल गए, इसका मतलब 18 बचे सर। कितना बचा सर? 18। अब हमारा को समझ में आया, कुछ लॉजिक समझ में आया, यानी कि प्लस वाले पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक आपके लिए फॉर्मूला ही बना दिया जाए। यहां तो दिख नहीं रहा होगा, यहां पर एक फॉर्मूला ही बना दिया जाए। ये नोट कर लिया, नोट कर लो। उसके बाद में एक फॉर्मूला ही बना दिया जाए। क्या सर? जो धनावेशित कण है उनके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक Z माइनस, माइनस क्या सर? जितना आवेश है, 1 है, 2 है, 3, यानी कि धनावेश, धनावेश क्या कर देंगे सर? माइनस धनावेश। ये हो गया सर, क्या हो गया सर? आपकी ट्रिक हो गई सर, हम याद रखेंगे तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे सर। यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहां परमाणु क्रमांक Z माइनस जो भी चार्ज है वो चार्ज लिख दो सर। कितना है? वो प्लस माइनस चार्ज नहीं लिखना है, सभी के लिए ये ट्रिक काम आएगी। ये है ट्रिक, यह आपको बहुत फायदा देगी सर। अब ऐसे निकाल के बताओ, कैल्शियम +2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? निकाल के बताओ सर। कैल्शियम कितने नंबर पर आता है? 20। इस पर चार्ज कितना है सर? 2। प्लस का है, माइनस का है, हमें तो वो
प्लस का ही लेना है, प्लस का ही ले लो, समझ लो, प्लस का ही लेके देख लो। ये चार्ज कितना है सर, प्लस का लेके देख लो। आपको यही सूत्र, ऋणायन हो या धनायन हो, यही सूत्र ठोकना है सर, पर चार्ज साथ में ये लेना है सर। इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 20 प्लस माइनस, ये तो था सर जोड़ बाकी के अंतर्गत। अब सर गुणा के अंदर जब माइनस इंटू प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस होता है तब भी माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस होता है तब प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस होता है तब तो ऑलवेज प्लस ही होता है। ये तो है गुणे के अंदर, जब ऐसे गुणे, इसका मतलब क्या है, कोष्टक के बाहर और अंदर के मतलब है गुणा हो रहा है सर, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाता है सर, -2। तो 20 में से 2 गए, पीछे बचे 18। ये हमारा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया सर। एक और एग्जाम्पल दो सर, देते हैं सर, अभी देते हैं, ये नोट करो, नोट कर दिया सर। अब एक और एग्जाम्पल दो सर, इसके नीचे ही एग्जाम्पल देते हैं सर। एग्जाम्पल Mg+2 मैग्नीशियम। सर इसका Z कितना है, पहले तो Z बताओ। Z हमें पता है सर, Z नंबर आता है, सॉरी 12, कितना नंबर आता है सर, 12 आता है, सॉरी गलती हो गई। उसके बाद में सर Z का तो हमें पता चल गया, प्रोटॉन कितने होंगे सर, 12 होंगे। इलेक्ट्रॉन जब उदासीन अवस्था में है, उदासीन अब कितने हैं सर, पहले इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। E इक्वल टू आपने बताया था Z माइनस चार्ज, चार्ज कितना है सर, +2, प्लस वाले को भी साथ में लिखना है, +2। Z माइनस और प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है, हमें पता है, 2 का 2, Z कितना है सर, 12, 12 में से 2 गए, पीछे बचे सर 10, कितने बचे सर, 10। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं, उदासीन नहीं, जब धनावेशित है तब इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 10 है सर। आगे चलो सर, ये तो थी धनावेशित कण के लिए, और धनायन कौन कौन से होते हैं सर, धनायन के भी लिखते थे, धनायन और धनायन के नाम भी लिख देते। आप धनायन के बारे में लिख दो सर, साथ में ही लिखते चले सर। धनायन क्या है सर, धनायन कौन कौन से है सर, या धनायन महत्वपूर्ण धनायन लिख देते हैं, महत्वपूर्ण। हमारे पास रेड पेन पड़ा है तो हम काहे काले से करते हैं, हम काहे हाथ को गंदा करते हैं। महत्वपूर्ण, जो आपके लिए महत्वपूर्ण धनायन है उनके बारे में लिखते हैं धनायन, और उनके नाम भी लिखते चलते हैं सर। सबसे पहला सर H+, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, ये तो आपको पता ही होगा। Li+, Na+, K+, ठीक है सर। उसके बाद में सर और लिखते हैं, यहां पर लिखो Zn+2, Cu+2, Ca+2, कैल्शियम+2, कॉपर+2, मैग्नीशियम+2, बेरियम+2, इसको बेरियम कहते हैं, बेरियम+2। उसके बाद में सर और कार्बन+4 आता है, ब्रोमीन सॉरी बोरॉन+3 आता है। उसके बाद में बेरिलियम+2 आता है सर, और कौन सा, एल्यूमिनियम+3 आता है। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट जो धनायन है उनके बारे में मैंने लिखा है, और होंगे तो और बताते चलेंगे। जो महत्वपूर्ण धनायन है जिनका नाम याद रखना है और +4 +3 याद रखना है, तो ये। उसके बाद में सर ये तो थी धनावेशित कण हो, तो आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या है सर, आपने बताया E = Z माइनस चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश कितना होता है, वो भी स्नेह के साथ में, ऐसे लिख दो स्नेह के साथ। और ट्रिक आपको बता ही रखिए, ये अपनी ट्रिक है, रामबाण इलाज है, सभी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का रामबाण इलाज है आपके लिए। तो ऋणावेशित कण में क्या सर, ऋणावेशित कण में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं सर, पहले तो ऋणावेशित कण होते कैसे हैं सर। तीसरा, ऋणावेशित कण में क्या ज्ञात करना है सर, इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो कहते हैं ऋणायन किसे कहते हैं, ऋणायन, ऋणायन को कहते हैं एनायन, क्या कहते हैं सर, एनायन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ग्रहण इलेक्ट्रॉन के बराबर
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है सर? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसे सर? सुनो, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्यों आता है पहले तो ये समझो। जो टॉपर ही है, जो ये क्लास देख रहे हैं, सभी टॉपर है मेरे हिसाब से। यहां पर प्रोटॉन है सर, यहां इलेक्ट्रॉन है सर, आपको सबको पता है। जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उदासीन होता है, ये पता है सर। तो जैसे यहां पर देखो, हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का मतलब जितने 17 प्रोटॉन है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है सर? 17 ही इलेक्ट्रॉन है सर। क्लोरीन क्या करता है? अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ लेता है। पहले तो हमें पता था सर 17 प्लस और 17 माइनस के होते हैं, तब 0 बन जाता है सर। 17 ही थे, 17 ही खींच के बैठे थे, ये अपने वाले को, ये अपने वाले को। पर क्या करें सर, हमारे मोहल्ले में एक और कोई दूसरी आ गई। अब देखने वाले भी बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे सर? अब इलेक्ट्रॉन देखो, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो प्लस 17 तो थे ही पहले 17, इसके अंदर प्रोटॉन तो हमने डाले ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या हुए सर? 17 तो पहले थे, एक और आ गया, मतलब 18। प्लस माइनस आपको पता है, जब प्लस और माइनस होता है गुणे में नहीं, सिंपल, तो होता है क्या सर? माइनस। तो कर दिया माइनस, 18 में से 17 गया, एक। चिन्ह किसका लगाते हैं सर? बड़ी संख्या का। 17 और 18 में से बड़ा कौन है सर? बड़ा ये है सर। मैथ के साथ में समझते जाओ। तो क्या आ गया सर? -1। ओ सर, इतने दिन तो पढ़ ही रहे थे कि क्लोरीन पर -1 होता है, काय होता है, यही तो संयोजकता है। संयोजकता पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है, यही तो इसकी संयोजकता है। कितनी? -1। ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है सर। ठीक है सर। अब इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया, तो इसका कितना हो गया सर? -1 चार्ज। ये तो समझ में आ गया, ये समझने वालों के लिए था। अब सर, तो अब हमें ज्ञात क्या करना था सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक ये है फॉर्मूला सर, काहे दोबारा लिखते हो? Z माइनस चार्ज सिने के साथ में, सिने के साथ, ये इस तो हमारी ट्रिक है करो, या हमारे ट्रिक बहुत कम सिखाते, अलग अलग सूत्र बता देते, पर यह है कि चार्ज सिने के साथ में लिखना है सर। एग्जाम्पल दो सर, यह हमारा एग्जाम्पल माइनस क्लोरीन। क्लोरीन यदि उदासीन होता, मान लो ये उदासीन है, तब हम ज्ञात करते हैं जेड कितना होता है सर? 17 नंबर पर होता है। तो प्रोटॉन कितने होते हैं सर? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? 17। उदासीन के अंतर्गत तो कोई नहीं। यदि ये धनायन होता, जितने मान लो ऐसा होता नहीं है, मैं मानने के लिए बोल रहा हूं, +1 होता तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसने, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। ये तो उदासीन के लिए थी, परंतु एक माइनस आ गया, तब इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे सर? हमें पता है, सूत्र पता है। और सूत्र ना पता हो तो भी एक ज्ञात कर सकते हो। पहले तो 17 थे, एक बाहर से आ गया, इसका मतलब एक 18 हो गए। एक एक्स्ट्रा आया है ना, इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। कैसे पता चला सर? माइनस, माइनस का मतलब माइनस वाले बढ़ गए, माइनस वाले बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है प्लस माइनस, प्रोटॉन के कारण नहीं होता है। प्रोटॉन नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन के कारण। माइनस आया, इसका मतलब इसके ऊपर ऋण है, इसने किसी से लोन उधार ले लिया है, इसके लिए इसके ऊपर क्या है सर? ऋणायन है सर। ठीक है सर, ऋणायन आ गया, ये आ गया हमारा ऋणायन। कितना है सर? तो जेड कितना होता है सर? 17। हमें पता है जेड माइनस चार्ज, तो जेड कितना होता है? 17। माइनस, माइनस का तो माइनस, चार्ज को किसके रूप में लिखना है? चिन्ह के साथ में, -1। अभी मैंने सिखाया था, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू हमेशा माइनस, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस, और प्लस इंटू प्लस इतनी बार बोल दूंगा कि आपको रट्टा मर जाएगा अपने आप। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर? प्लस हो जाता है। 17 ये गुणा में है तब सर, अब तो कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और। जब गुना में हो, इसका कोष्टक का मतलब ये गुने में, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक का एक, ये हो गया सर 18 का, हो गया सर 18। तो इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 18। ऐसे भी पता कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है, कितना हुआ है? एक। 17 तो पहले थे, एक ज्यादा हो गया, इसका मतलब 18। याद रखने के बहुत तरीके हैं। जो माइंड से खेलता है वो ऐसे नहीं खेलता। और इतना टाइम किसके पास है जो इतना खेलेगा, तो दूसरे क्वेश्चन में कब टाइम दोगे? ये हो गए सर इंपोर्टेंट ऋणायन कौन कौन से, वो भी तो लिखा हो सर, महत्वपूर्ण ऋणायन। अब जो नामकरण है वो यहीं से होगा सर,
नामकरण वाले हैं वो भी यही से है सर, इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रहना है। यहाँ पर सर आप ऐसे कर रहे हो, हम भी ऐसे कर रहे हैं ना, हम तो ऐसा कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। सर कौन कौन से है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैं पहले नाम भी लिखूंगा सबका, उसके बाद में O2 माइनस, ये 2 माइनस भी याद रखना है, इसके ऊपर 2 माइनस आता है, जिसके ऊपर +2 लिखा है, +3, ये याद रखना है आपको किसके ऊपर आता है। उसके बाद में सर OS माइनस, CO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, उसके बाद में सर सॉरी सर SO2 माइनस, SO3 2 माइनस, उसके बाद में सर NO2 माइनस, उसके बाद में सर OS लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। इसको लिखते हैं, देखो इसको कहते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड जब माइनस लग जाए, फ्लोरीन था अब माइनस लग जाए, अब इसको कहते हैं क्लोराइड। क्या कहते हैं सर, क्लोराइड। इसको कहते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमीन था ब्रोमाइड। ऑक्सीजन का सर ऑक्साइड, 2 माइनस याद रखना जरूरी है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में सर इसको कहते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसको कहते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसको कहते हैं सर सल्फेट। क्या कहते हैं सर, सल्फेट। इसको कहते हैं सल्फाइड, इसको कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। उसके बाद ये कैसा होता है, इसको कहते हैं सल्फाइड। फाइट और फाइड, यही फर्क है सर। ये कुछ महत्वपूर्ण है और याद आते रहेंगे और बताते जाएंगे, हम कहे भागे जाते नहीं है। तो ये तो याद रखने वाले हैं, इसका तो नामकरण नहीं, ये याद रखोगे तो जब नामकरण करेंगे हमारा टॉपिक है फोर्थ टॉपिक, वो आसानी से हो जाएंगे। तो ऋणायन क्या होता है सर, जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऋण हो जाता है उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं ऋणायन। क्या नहीं कंगाल है लेन हो क्यों माते, इसको मतलब ऋण हुई क्यों माते, ऋण तो समझो नहीं आप, ये मारवाड़ी शब्द है। उसके बाद में धनायन, धनायन का मतलब उसके पास धन है, उसने किसी को दान दे रखा है, उसने किसी बैंक के अंदर रखा है, उसका उसको क्या मिल रहा है, ब्याज, तो उसके ऊपर धनायन है। क्यों सर, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना धनायन, जितना ये इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ऋणायन सर। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, तो देखते रहिए आगे चलते। ये तो हमारे थे। अब सर अगला तीसरा टॉपिक है हमारा, और एक बात बता दूं आपको, 30 तत्व है जो इस क्लास के आखिरी में तत्व, उनके परमाणु, परमाणु क्रमांक और परमाणु के नाम, वो सभी मैं लिख कर रखूंगा, तो क्लास के आखिरी तक बने रहिए। उस क्लास के अंतर्गत 30 तत्वों के नाम क्रमवाइज, परमाणुओं के नाम, प्रतीक और परमाणु द्रव्यमान आपको मिल जाएंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको पता है जो ट्रिक्स एंड टिप्स पे चलते हैं उनके लिए तो लंबी क्लास चलती है। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपनी धनायन तथा ऋणायन की क्रियाशीलता का क्रम। तो इस टॉपिक को हम करेंगे थोड़ा बाद में। क्या करेंगे सर, थोड़ा बाद में, लास्ट के अंतर्गत। क्यों सर, उसके अंतर्गत आपको लिखना ही रहेगा, जो समझने वाला काम है वो पहले कर लेते हैं। तो अगला यानी कि अपना फोर्थ टॉपिक था, उसको हम थर्ड टॉपिक बना लेते हैं या फोर्थ ही लिखते हैं। रासायनिक सूत्र निर्माण एवं नामकरण। सर कभी तो हमने सूत्र बनाना सीखा था, यानी कि केमिकल फॉर्मूला है उसका कैसे आप बना सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले और नेमिंग, उनका नेमिंग कैसे करते हो। अब सर देखो क्या है सर, समझ में नहीं आया हमें। आपको किसी ने बोल दिया कि नाम दे रहा हूं, उसे आप केमिकल फॉर्मूला बनाओ, चलो बनाते। सोडियम, सोडियम सल्फेट। सर पहला ही इतना बड़ा, पहला थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्लोराइड। समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर इसका नोट भी लिखाऊंगा,
जो नोट आवश्यक है आपके लिए। अभी अभी हमने धनायन और ऋणायन के जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिखे थे, मैंने कहा था ना याद रखना। तो सोडियम, तो लिखो सर सोडियम, सोडियम का हमें पता है +1 लिखा था सर आप धनायन। तो ये एक यौगिक किससे बनता है, जो आयनिक यौगिक है वो किससे बनता है, एक यौगिक, यौगिक जो बनता है वो धनायन, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का बोल रहा हूं मैं, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, धनायन प्लस ऋणायन दोनों से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना है, तो मैं पहले जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, उसके बारे में लिख देता हूं पहले, फिर बाद में इसको बनाएंगे। पहले नोट पॉइंट लिख देते हैं। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है, हाँ बच्चों, तो नोट पॉइंट, बच्चों तो क्या आप भाई जैसे हो, हमारे बहनों जैसे हो, तो नोट पॉइंट पहला कि सर जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों का ही फॉर्मूला बनाना है, बाकी तो हमें याद रखने पड़ते हैं। सर आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक आयनिक यौगिक, एक अनायनिक यौगिक। देखो आयनिक यौगिक, एक जल का गिलास लोगे, सॉरी गिलास में जल लोगे, हाँ ऐसा ही होगा, गिलास के अंदर जल लोगे, आयनिक यौगिक को आप जैसे डालोगे, आयनिक यौगिक से अम्ल, सार और लवण जितने भी है उन्हें क्या कहा जाता है सर, आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, आपने अम्ल, सॉल्ट या लवण के बारे में पढ़ा होगा, जैसे NaCl, आप जैसे ही आयनिक यौगिक को डालोगे, ये अपने आयनों के अंदर, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, आयनों के अंतर्गत टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं सर, आयनिक यौगिक। और अनायनिक यौगिक सर कोई नाम बताओ सर, ग्लूकोज देखो C6H12O6, इसको यदि आप जल के अंदर डालो या बाहर रखो, इसका सूत्र तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। परंतु जो सॉल्ट, आप खाने का सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, इसको जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हो, ये सोडियम अलग और क्लोराइड अलग, इसीलिए इसके अंदर करंट फ्लो करता है। कौन, ये आयन, आयन करंट को फ्लो करते हैं। मैं चलता चलता किसी दूसरी राह में चला जाऊं, आप खींच के वापस ले आओ, किसके द्वारा, कमेंट के द्वारा। आपको क्लास में मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जिससे हमें ऐसी एक मोटिवेशन मिल सके, जिससे हमें लगे कि हम आपके लिए और मेहनत कर सके। ये ऐसी बातें हैं जो कोई पढ़ाने के लिए नहीं चाहता, क्यों टाइम वेस्ट करे अपना। आयनिक यौगिक है वो धनायन प्लस ऋणायन, दो आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, दो आयनों से मिलकर बने होते हैं। अनायनिक यौगिक कोई आयन नहीं, कोई धनायन नहीं, ऋणायन नहीं, इसीलिए ग्लूकोज के पानी, जब ग्लूकोज को मिलाते हैं उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। और एक आप घर पर ट्राई कर सकते हो सावधानी से, एक कटोरे के अंदर, स्टील के कटोरे के अंदर आसूत जल लो, आसूत जल जिसके अंदर कोई भी मिनरल्स ना हो, उसके अंदर एक पानी के अंदर जब ग्लूकोज डाल के आप उसके अंदर करंट फ्लो कराओगे, आप एक तार को उसके अंदर डालोगे और फिर एक करंट फ्लो करोगे तो लट्टू नहीं लगेगा, जबकि जैसे जैसे आप नमक डालते जाओगे वो लट्टू लग जाएगा। क्यों सर, आयन होते हैं, जल जाएगा। इसका मतलब थोड़ी मारवाड़ी हो सकती है, आप रहने देना। जब आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, जिसके कारण विद्युत प्रवाहित होती है। तो जब जैसे ही आप NaCl के अंदर NaCl को डालोगे तो वो आयनों के अंदर टूट जाएगा, धनायन और ऋणायन के अंतर्गत, जिससे विद्युत फ्लो होती है। जबकि जब ग्लूकोज को पानी के अंदर डालोगे तो आयनों के अंदर टूटेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा कौन। ठीक है सर, ये आयनिक और अनायनिक यौगिक समझ गए। दो प्रकार के यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, अनायनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वो होते हैं जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, अनायनिक यौगिक में ऐसा कुछ नहीं होता है सर। तो आयनिक यौगिकों का ये सूत्र निर्माण करेंगे, बाकी तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यौगिक पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है सर, होता है। क्या बात बोल रहे हो सर, हमरा को उदाहरण द्वारा समझाओ, हमरा को ऐसा समझ में ना आता। तो ये क्या बोल रहा है कि जो यौगिक है, देखो धनायन है उस पर, जैसे धनायन है इस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋणायन है उस पर भी चार्ज होता है। पर हमने देखा कि जो यौगिक है उस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो नेट आवेश क्या होता है सर, सदैव शून्य होता है सर। हाँ अब समझ में आया, जो यौगिक है उस पर नेट आवेश क्या करना है हमें, शून्य। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस और माइनस को आपस में जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगी, उदासीन। ये याद रखना सर, ये याद रखना। अब हमारे उदाहरणों की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ,
उदाहरणों की तरफ। ये दो बात याद रखोगे, ट्रिक तो बताऊंगा ही, उसके अलावा ये बात याद रखोगे तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ट्रिक है, ये ट्रुथ है। सर हमारा नाम लिखो सोडियम क्लोराइड, खाया है कभी? सर हम ऐसी वैसी चीजों को नहीं खाते, नहीं खाओगे तो स्वाद कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि ये सामान्य साधारण नमक है। सोडियम, सोडियम हमें पता है सर Na+ होता है, प्लस एक लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोराइड का मतलब सर क्लोरीन माइनस होता है, यह हमारा को पता है। सदैव यौगिक पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है। हाँ, यानी कि प्लस और माइनस कैसे भी कर इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, शून्य। अब देखो इसके पास +1 है, इसके पास -1 है। +1 का मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन एक देगा, इलेक्ट्रॉन देता है एक, और -1 का मतलब है सर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इसको देगा, ये इसको देगा। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इनके मध्य आयनिक बंध बन जाता है। इन दोनों के मध्य क्या बन जाता है सर? आयनिक यौगिकों के मध्य जो बंध बनते हैं उसे क्या कहा जाता है सर? आयनिक बंध बनता है। इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है उसे कहते हैं आयनिक बंध बनता है। किसके कारण सर? इलेक्ट्रॉन के कारण सर, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण सर। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ले लेगा। +1 और -1 कितना हो गया सर? 0। तो हमने क्या कहा था सर? इन दोनों यौगिकों से 0 बन जाना से ये टोटल आवेश, तो ये दिया और ये लेने वाला हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया सर। और आप नाम कैसे लिखोगे सर? नामकरण भी तो लिखा है, सोडियम और ऋणायन को लिखो, धनायन का लिखो नाम, फिर ऋणायन का। धनायन का तो जो है सोडियम का तो सोडियम है, जो ऋणायन का है आइड जोड़ दो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे। ये हमारा हो गया पहला उदाहरण। ये याद रखना आयनिक बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। और ट्रिक जाननी है तो ट्रिक तो अब बताएंगे, अब इसमें तो क्या ट्रिक जानोगे। दूसरा एग्जांपल सर, अब एग्जांपल को सर थोड़ा ऐसे लिखता है सर। अब लिखते हैं सोडियम सल्फेट, क्या लिखते हैं सर? सल्फेट। सोडियम का हमें पता है सर Na+ होता है, सल्फेट का भी अब लिखा, अभी अभी लिखवाया था आपने ऋणायन के अंदर, ऋणायन महत्वपूर्ण ऋणायन के अंदर 2- का मतलब हमें पता है सर 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। +1 का मतलब है सर एक इलेक्ट्रॉन देता है सर, ये 2 लेता है, ये 1 देता है सर। सर एक तो 1 दे देगा, दूसरे का क्या होगा सर? दूसरे का क्या होगा? और नेट आवेश शून्य करना है सर, +1 है इसके पास, -2 होता है। हमने बताया था प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, गुना में नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं। प्लस माइनस माइनस सिर्फ बड़ी संख्या का, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी? प्लस माइनस माइनस हो गया सर, 2 में से ये गया 1, सिर्फ बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन है? 2, तो इसका सिर्फ सर -1 सर। पर हमने तो कहा था हमारा तो नेट आवेश यौगिक ने कहा था सर हमारा तो 0 ही हो, तब हम आगे काम करेंगे। तो अब 0 कैसे करें सर? तो 2 लाख, जैसे मान लो 2 लाख रुपए लेने वाला है, उसको ऋण चाहिए, तो देने वाला भी तो होना चाहिए। तो देने वाला कौन है सर? 1 लाख तो ये दे देगा। सोडियम का भाई एक और सोडियम आएगा, ये कहेगा 1 लाख तुम हमरा से ले लो, 1 लाख कहेगा हमरा से ले लो, तो 2 सोडियम काम आए। तो यहां पर सोडियम कितने सर? ऐसे लिख दो, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे। तो जितनी संख्याएं होती है, जो संख्याएं होती है सूत्र के अंदर संख्याएं, उनको यहां पर नीचे लिखा जाता है। जैसे आपकी ये कॉपी है Na, यहां पर नहीं लिखोगे, यहां पर लिखी जाती है SO4, इसका मतलब ऑक्सीजन 4 है, सल्फर तो एक ही है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक ही। सर N भी एक ही, नहीं यार ये तो Na तो एक सूत्र के अंतर्गत एक परमाणु है ना। अब सर ये देने वाले हो गए सर, ये तो समझ में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं, ये बन गया सर। कैसे बन गया? NaSO4, Na2SO4। सर हमरा को हर बार ऐसा लिखना पड़ेगा, हमरा को याद नहीं आया तो ये तो थी तरीका जो आपको समझना है। अब सर तो अब ये है कि सर अब ट्रिक बताओ, अब इसकी ट्रिक, ये तो था तरीका, अब इसकी है ट्रिक। सोडियम का सोडियम +1, सल्फेट का SO4 2-। तो आप ये करो, जो इसकी मुंडी पे है इधर खिसका दो, जो इसकी मुंडी पे है इधर खिसका दो। Na2 इधर के इसकी मुंडी पे है वो इधर खिसका दिया, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया सर। ये हमारे ट्रिक, हमारी का, ये तो साइंस की ही ट्रिक है। और लो
और क्या ले सर, और लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम +2 कार्बोनेट CO3 2-। सर अभी अभी आपने बताया था सर हम ऐसे तो 2 लाख लेने वाले हैं 2 लाख देने वाले हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, सीधे ही लिख सकते हैं। सर अभी अभी आपने एक ट्रिक बताई थी, इसकी मुंडी पे है वो इधर, इसकी मुंडी पे इधर। नहीं गुरु नहीं, इसीलिए तो ट्रिक का यही तो मैंने कहा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, तो ये नहीं, ये यहां पर भेजो यहां पर भेजो। जब समान सम संख्या बराबर है देने वाले लेने वाले, तो उसको सीधे ही लिख दो, यहां पर भेजो, भेजा भेजी मत करो, ये सीधा लिख दो। जब ये असमान संख्या हो, अलग अलग संख्या हो, जैसे 1 2 3 2 ऐसे हो, तब भेजा भेजी करो। 2 लाख देने वाला है 2 लाख लेने वाला, किसी को अता पता ही नहीं लगेगा, ये अपने अंदर ही अंदर सेटल हो जाएंगे। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। आगे सर और बताओ सर, आगे ये सूत्र ये लिख सकते हो, आगे बताते हैं सर। आगे फोर्थ नंबर पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट अब आया ना ऊंट पाड़ के नीचे, मैग्नीशियम Mg+2 नाइट्रेट NO3-। यहां पर लेने वाला 1 लाख है, ये देने वाला 2 लाख है, ये तो कहेगा मेरे पास एक्स्ट्रा में पड़े हैं मैं तो दूंगा। अब लेने वाला तो कहेगा मैं तो ये क्यों, इसका भाई एक और आया नाइट्रेट, उसने कहा 1 लाख मेरे को दे दे 1 लाख मेरे भाई को दे दे, 2 नाइट्रेट है और 2 होते हैं, तब यहां पर लिखते हैं सर। नहीं, कितनी बार कहा है यहां पर लिखो सर, यहां पर लिख दूं कैसे सर, ऐसे लिख दो, ये 32 हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए जब ऐसी संख्या हो इसको कोष्टक में लिखा जाता है, कैसे सर, Mg, ठीक है, NO3, ये 2 थे इसलिए कोष्टक के अंदर 2 आ गए सर, 2 हो गए भाई। अब भेजने वाला इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, पर जब ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा अणु हो, तब उसको कोष्टक के अंदर लिखना है, वो भी कोष्टक के नीचे लिखोगे, ठीक है सर। आगे और 2 सर। अब एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर पोटेशियम का होता है K+, हाइड्रोक्साइड का अभी अभी हमने पढ़ा था OH-। ये प्लस है माइनस है, देने वाला 1 लाख है लेने वाला 1 लाख है, KOS भेजो, एक को इधर भेज दो एक को इधर भेज दो, भेजने वाला भी ये क्रॉस। अब सर ये तो हो गया नामकरण निर्माण, और नामकरण भी हो गया और निर्माण भी हो गया। नामकरण कैसे करेंगे सर, नामकरण इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। नामकरण तो आसान है सर, साथ में ही लिखते चले गए थे हम, तो नामकरण ही लिख रहे थे सर, हमने नाम लिख दिया सर। अब देखो एक उदाहरण भी और ले सकते हो या नामकरण कर लेते हैं, ये लिखो, एक और लिख देते हैं सोडियम, या फिर नामकरण करते हैं NaSCO3। सर आपने कहा था प्लस वाले का नामकरण तो सीधा सीधा लिखेंगे, ये प्लस वाला ये माइनस, नहीं ऐसा मत करो गुरु, ऐसा मत करो। प्लस वाला सर हाइड्रोजन भी तो प्लस वाला है, Na+, इसको तोड़ो पहले, S+ और CO3 2-। यहां पर अलग अलग भाई आ गए, सोडियम का जरूरी नहीं है कि ये वाला ही भाई आए, जब नाम दे ये दे रखा है सूत्र तब आ सकते हैं, पर हमें तो नाम भी, नाम में ही सोडियम और कार्बोनेट लिखा था, दूसरे भाई का नाम भी नहीं लिखा है तो दूसरा भाई नहीं ला सकते, सेम नाम वाला ला सकते हैं। सर यहां पर देखो देने वाला 2 लाख देने वाले थे, 1 लाख ये देने वाला, ये 1 लाख ये देने वाला, तब इसका नाम लिखो सर। पहले नाम था सर सोडियम, दूसरा नाम था सर हाइड्रोजन, ये तो आपने कहा था सर कि सीधे सीधे जो कैटायन है उनका सीधे सीधे नाम लिखो। कार्बोनेट, इसका नाम हमें पता है सर, ये हो गया सर नामकरण कार्बोनेट, ये पहला उदाहरण इसका। दूसरा सर दूसरा उदाहरण क्या लिखोगे, हाँ H2S, ये पता है सर, पहले S+ और H2-, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो धनायन है उसका तो सीधे सिंपल नाम, और जो H2- है इसको कहते हैं सल्फाइड, ड कहा जाता है, ट तो कहा जाता है SO3
टू माइनस को ड कहा जाता है, इसको ड कहा जाता है, सल्फाइड। ये था आसान नामकरण। बहुत सारे नामकरण आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे KNO3, सर हमें पता है K प्लस में टूटता है, NO3 माइनस में टूटता है, तो यहां पर ये लिखोगे पोटेशियम नाइट्रेट। क्या लिखोगे सर? पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाइट्रेट होता है। एक और उदाहरण ले लो सर, CaSO3। सर ये तो हमें पता था, कैल्शियम प्लस 2 होता है और CO3 2 माइनस, ये कहां से आ गया सर? पर कैल्शियम की कभी कभी संयोजकता +1 भी हो जाती है, S+1 भी हो जाती है, इसको कहते हैं कैल्शियम। इसका नाम भी याद रखना, कैल्शियम। और हाइड्रोजन को हाइड्रो भी कहा जाता है या बाई भी कहा जाता है, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ये हमारे 4 उदाहरण हो गए नामकरण के। फिर आखिरी हमारा जो टॉपिक है, जो थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, वो है आणविक द्रव्यमान। क्या है सर? आणविक द्रव्यमान। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारे। 5वां वैलेंसी। तो आपको पता चल गई, जो इतना आवेश है वही वैलेंसी है, वही वैलेंसी है। जैसे सर वैलेंसी का एक सीधा सिंपल मैं बता दूं, जैसे कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस है, इसका मतलब ये इसकी संयोजकता है, ये संयोजकता सीधे समझ लो। सोडियम प्लस है, ये इसकी संयोजकता है, कितनी है सर? +1 है, जितनी है वो बता दो, ये संयोजकता है। और जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही उसकी संयोजकता है। और Na उसके बाद में कैल्शियम +2 है, इसका मतलब +2 इसकी क्या है सर? संयोजकता है। सीधा सिंपल संयोजकता का तो फंडा खत्म। अगला सर आणविक द्रव्यमान, जो सबसे इंपोर्टेंट है हमारा। 5वां आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अभी तो ट्रिक बाकी है, मॉलिक्यूलर मास। क्या है सर? ये देखो मॉलिक्यूलर वेट। देखो अब क्या है कि सबसे पहले आणविक द्रव्यमान क्या होता है सर? हमने परमाणु का द्रव्यमान देखा, जैसे सर ऑक्सीजन का 16 होता है, ये परमाणु क्रमांक, ये इसका भार होता है। कार्बन का 12 होता है, ये तो हमें पता है सर। नहीं पता है तो अभी लास्ट में जब लिखवाऊंगा तब लिख लेना। बट ये अभी आपने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका द्रव्यमान 100 होता है, ये कैसे निकाला सर? ये कैसे निकाला? बाहर तो सर, ये बाहर तो निकाल ही क्यों रहे सर? किसी जैसे ये मार करे, इसका भी तो कुछ भार होगा, मेरा भार भी होगा, आपका भी कुछ भार होगा, तो इन परमाणुओं या अणुओं का भी तो कुछ भार होगा, इनको भी तो निकालना जरूरी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार किस प्रकार निकालेंगे? तो इसका भार भी निकालते हैं, जैसे कार्बन का भार है, ऑक्सीजन का भार है, उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का भी तो कुछ भार होगा। वो भार निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये भार कैसे निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भार कैसे निकलेगा? तो आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला याद रखो, आणविक द्रव्यमान जो है वो है सम, इसका मतलब होता है योग, यानी कि सभी परमाणुओं का, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग। इसका मतलब भी योग ही होता है, पर मैं फिर भी लिख दूं, ये फॉर्मूला याद रखोगे। देखो इसके अंदर मान लो 10 ग्राम वजन है या 20 ग्राम वजन है, इसके अंदर 10 ग्राम या 20 ग्राम वजन है, मान लो 20 ग्राम इसके अंदर वजन है, 30 ग्राम इसके अंदर वजन है। तो अब बताओ इन दोनों के अंदर यदि इन दोनों से एक प्रोडक्ट बना दो तो उसका अंदर वजन कितना? 60 ग्राम तो होगा नहीं, 20 इसका था, 30 इसका था, तो दोनों को साथ में यदि मैं जोड़ दूं, फिर आपको कोई पूछे कि मेरे पास इसका वजन 20 ग्राम था, इसका 30 ग्राम था, दोनों को जोड़ा, अब इसका वजन कितना है सर? आप ऐसा तो है नहीं कि फिर वापस वेट मशीन पे ले जाओगे और कहोगे अब इसका वजन 50 ग्राम है, नहीं, आप सीधे ही कह सकते हो इन सबको जोड़ दो, अब जितना इनका अलग अलग वजन था, इनके योग का वजन उतना ही होगा। तो सर यही तो बात है सर, उदाहरण से समझते हैं सर, बिना उदाहरण के हमारा को पता नहीं चलता है सर। एग्जाम्पल, जल से कैल्शियम कार्बोनेट का यदि वजन निकालना है तो अलग अलग जितना वजन होता है
उतना ही इसके योग का वजन होता है। कितना होता है यदि आपको पता नहीं है अभी, तो जब मैं लास्ट में लिखवाऊंगा तब आप याद कर लेना। काम में कहां पर आएगा सर, पहले ही चैप्टर में आपके काम में आएगा ये, पहले ही चैप्टर, दूसरा फर्स्ट ही लेक्चर में आपके आ जाएगा। एक चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में करेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में ही आ जाए। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है सर, तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम इसको m से लिख देते हैं आणविक द्रव्यमान को, या फिर इसका सीधे ही लिखते हैं। तो जिस प्रकार मार्कर का अलग अलग था, इसको क्या कहते हैं सर, कैल्शियम कहते हैं सर, इसको CO सर कोबाल्ट कहते हैं सर। कोबाल्ट लिखने के लिए पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा होता है, ये बड़ा ये छोटा होता है, पर यहां तो दोनों ही बड़े हैं। इसका मतलब जिसका आपको ऐसे समझ लो, जिसके पहला और दूसरा दोनों बड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब वो अलग अलग क्या है, तत्व है। और यदि दोनों बराबर ही सॉरी एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है, जिस प्रकार कार्बन नहीं है, ये कार्बन इसके बाद में ये छोटा अक्षर आ गए, इसका मतलब ये एक ही तत्व है। और कार्बन के बाद में यदि छोटा हुआ होता, सी के बाद में यदि छोटा हुआ होता तो वो कोबाल्ट होता, सी के बाद में यदि बड़ा अक्षर है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, ऑक्सीजन ही है। पहचानना तो आना चाहिए आपको, ठीक है सर। तो अब इसका वजन कितना होगा सर, तो मान लो कैल्शियम का कुछ वजन होगा, कार्बन के एक परमाणु का वजन होगा, CO3 का मतलब होता है 3 कार्बन नहीं, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन क्या है, 3, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 है, कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 है। तो कार्बन के एक परमाणु का वजन जितना होता है, वो कैल्शियम के एक परमाणु का वजन होता है उतना ये वो, और 3 ऑक्सीजन के परमाणु का वजन होता है। इन सबको यदि मैं साथ में जोड़ दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट का आ जाएगा। जरूरी नहीं है मैं इसको तोलकर ही लूं, इनका अलग अलग वजन हमें पता है, तो एक साथ में कितना होगा वो पता कर लेते हैं सर। कैल्शियम का वजन प्लस कार्बन का वजन प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का वजन इंटू 3 परमाणु हमारे पास, तो 3 ऐसे लिखो पहले। तो कैल्शियम का वजन कितना होता है सर, मैं आपको पहले बता दूं 40 होता है। कार्बन का कितना होता है सर, 12 होता है। 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, 40 का 40, 12 का 12 और 16 तिया 48, ये हो गए सर 100। और EMU क्या होता है सर, EMU जिस प्रकार हम किलो में मापते हैं, वहां पर किलो तो होगा नहीं, 100 किलो कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु है, एक अणु है वो 100 किलो का, तब तो आनंद ही आनंद है, कट्टे के अंदर आएगा नहीं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो हमारा बुझा हुआ सोना है, एक एक दाना तो होगा नहीं, सीधे ही लाओ, ये इतना बड़ा ढेला आएगा, उसको लाकर ऐसे चिपका दो। क्यों सर, ये तो सबसे छोटी परमाणु तो सबसे छोटी है, उससे छोटा तो कुछ होगा नहीं। तो ये होगा EMU, सबसे छोटी, बहुत छोटी इकाई होती है। EMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक सेकेंड, तो इसका मार्कर सेंस करने गया था, अलग अलग परमाणुओं का जितना वजन है उनके वजन को जोड़ दो, फिर आ जाएगा सर। इसी प्रकार आगे बताओ, देखो आगे देखो, जैसे हम बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है सर, हाइड्रोसल्फेट मत कहना, कहो तो भी चलता है, परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है सर, अब इसका अलग अलग करो। पहला अक्षर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, एक का वजन हमें पता है, तो 2 परमाणु है, 2 प्लस ये सर SO कोई परमाणु है नहीं बेटा, ये दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े। जब दोनों पहला बड़ा दूसरा छोटा हो तब ये हो सकते हैं कि ऐसा लिखा हो, तब ये एक हो सकता है, परंतु पहला बड़ा दूसरा बड़ा, तो ये अलग अलग है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक है, तो सल्फर क्या है सर, एक ही है सर। उसके बाद में सर ऑक्सीजन के कितने हैं सर, एक का हमें पता है, स्यार से गुणा कर लेंगे तो स्यारों का आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन का होता है 1, और सल्फर का होता है सल्फर 32, और उसके बाद में स्यार इंटू 16, 2 का 2, 2 को 1 से गुना किया 2, 32 का 32, स्यार को 16 से किया 66। अब देखो 2 और 2 स्यार, स्यार और स्यार 8, 6 और 3 9, 98 AMU।
ऐसे ज्ञात होता है। पहले तो अलग अलग का आपको पता है जितने हैं, एक होता तो हम हाइड्रोजन एक ही लिखते, पर दोनों का पता होना चाहिए। आप दो जन मिल रहे हो तो एक का वजन 57, मान लो 1 किलो है, 2 किलो आपको आपको बोल दिया कि तो वैसी की वस्तुएं दो दे दी, आपको चावल की एक पोटली ना दे के दो दे दी, तो अब दोनों का वजन करोगे या एक का करोगे? दोनों का करोगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो दोनों का वजन देना है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक का वजन नहीं लेना है, चार है तो चारों का वजन साथ में लोगे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। सल्फर एक ही है तो सल्फर का एक क्या है। आगे और देखते हैं सर, बहुत सारे उदाहरण है, ये उतारना चाहो तो उतार लेना, और ये अलग अलग पढ़ना सीख लेना। जब यहाँ पर छोटा अक्षर ना हो तो वो उसका मतलब यहाँ पर सी ए छोटा है तब ये कैल्शियम सी ए पढ़ा जाएगा, नहीं तो यदि ये कोई एक बड़ा अक्षर होता, जैसे कोबाल्ट, ये वाला समझो सबसे आसान है सर, ये सी ओ ऐसे लिखा होता तब कोबाल्ट पढ़ते, सी ओ है इसका मतलब कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है सर। जहां पर आप गलतियां करते हो वो मेरे को पहले ही पता चल जाता है। क्यों सर? एक्सपीरियंस सर। कितना होगा सर? आप तो बस से ही दिख रहे हो, बहुत है एक्सपीरियंस। जैसे सर और देखो, NgNO3 ये सबसे इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट, इसका मतलब होता है इंपोर्टेंट एग्जांपल है। क्यों सर? यहां ही आप गलती करोगे, पहले अलग अलग करो सर, इसका द्रव्यमान निकालना इंपोर्टेंट है। Mg का द्रव्यमान, इसकी संख्या कितनी है सर? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है प्लस, फिर नाइट्रोजन की सर कुछ नहीं है सर 1 है। अरे बुद्धो, यही तो गलती करोगे, ये 2 बाहर लिखा है, ये सब के बाहर लिखा है, इसका मतलब 2 को क्या करना है, इसके अंदर गुणा करो। 2 को पहले 1 से गुणा किया, यहां पर 2 है, 2 को 3 से गुणा किया, यहां पर 6 है, इसको अंदर वाले से गुणा करो। जैसे कोई x y z 3 2 5 ऐसे लिखा है, उसके बाहर 4 लिखा है, तो 4 को x 5 इंटू 4 भी करना है, y 2 इंटू 4 भी करना है, और z 3 इंटू 4 भी करना है, तब ये वाला समझ में आएगा। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट, खुद करोगे, पहले तो मेरे देख के करो फिर खुद करो, उसके बाद में सर 2 को यहां से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 नाइट्रोजन आ गए, इसको पहले ऐसे ही लिख दो N2O6, Mg अलग, इनको पहले तोड़ दो अलग अलग, NO तो कोई होता नहीं है सर, 2 नाइट्रोजन का बार प्लस O ऑक्सीजन, कितने है सर? 3 दूना 6 इंटू 3 नहीं लिखोगे, ये 2 भी है, 2 को इससे गुणा करना है, कॉस्टिक का मतलब है गुणा करो, कॉस्टिक ऐसे लिखा हो तब भी गुणा करो, यहां पर लिखा हो तब भी गुणा करो, यहां पर लिखा हो तब भी गुणा करो, सॉरी क्या है सर? ऑक्सीजन। तो Mg का कितना होता है सर? मैग्नीशियम ये होता है 24, और नाइट्रोजन का सर 14, फिर ऑक्सीजन का सर 16, 24 का 24, 14 दूना 28 प्लस 16 इंटू 6 96, 10 और 8 18, हासिल लगी 1, 10 और 4 14, AMU ये सबसे इंपॉर्टेंट है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? ये यहां पर 2 है, आप करना क्या भूल जाते हो, इस 2 को नाइट्रोजन से गुणा करना भूल जाते हो, ऑक्सीजन से फिर भी कर लेते हो, या नाइट्रोजन से करना भूल जाते हो। अब घर जाकर आपका काम क्या है, ये होमवर्क है, होमवर्क है क्या सर? PP NO3 2 इसका निकालोगे, ठीक है। उसके बाद में सर और इसका निकालोगे या इसका भी निकालोगे, ये आपके होमवर्क है, ये इंपोर्टेंट और है, ये इतने नहीं है जितने ये इंपोर्टेंट है। यहां पर 2 को ऑक्सीजन, यहां पर 1 है, तो 2 को देखो, कैल्शियम तो 1 ही, ऑक्सीजन कितने है सर? 2 है, हाइड्रोजन कितने है सर? 2 है, तो इसका भी निकालोगे कितना आता है सर। तो इसी के साथ हमारा आणविक द्रव्यमान क्या होता है सर? आणविक द्रव्यमान यानी कि अलग अलग है सर, ये 10 ग्राम का, ये 20 ग्राम का, ये 30 ग्राम का, अब इन तीनों को मिला के बनाया, उसका कितना होगा सर? 60 ग्राम होगा, ऐसा थोड़ी है 50 होगा जाएगा या 70, जितने हैं
अलग अलग तोल के इनका जोड़ो या फिर एक साथ में जोड़ो, अलग ही, बस सेम बात है सर। तो अलग अलग आपको वेट पता है तो साथ में ले जाकर तोलने की जरूरत कहां पर है। अब सर हमारा आखिरी बात, क्या सर, धनायन तथा ऋणायन की क्रियाशीलता। अब यहां पर लगेगी ट्रिक, क्या लगेगी सर, ट्रिक। हमारा तीसरा टॉपिक जो पीछे बच गया था, धनायन तथा ऋणायन की क्रियाशीलता। आपके लिए मेहनत हो रही है, हमारे लिए भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही हो रही है। क्रियाशीलता क्या है सर, कौन कितना अधिक रिएक्शन कर सकता है, कौन किससे ज्यादा रिएक्शन कर सकता है। तो जो ज्यादा कर सकता है या जो ज्यादा उपयोगी है उसको ही काम मिलोगे। तो कौन कितना रिएक्टिव है, तो पहले धनायन यानी कि कैटायन की रिएक्टिविटी, धनायन की क्रियाशीलता। धनायन कौन कौन से है, ये बहुत सारे पढ़ चुके हैं धनायन की क्रियाशीलता, और भी देख लेना। अब देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है सर, ट्रिक, हाँ कैसे ट्रिक होती है, देखो ट्रिक को मैं लाल रेड पेन से ही लिख रहा हूं। कैसे सर, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेके बारात सरदार का नाम मांगे अली महान पानी, एक सेकंड में देख के आता हूं, ठीक है। पानी, आपको यदि कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो वो बता देना। लेके बारात सरदार का नाम मांगे अली मान पानी, जान कर फेंके सीडी सीडी कोई, सॉरी, नीचे कोई सुनो प्रभा हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण पंडित और कलावती सोना ओजोन फ्री में मांगे। यानी कि ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। सर ये याद करनी है, नहीं, याद तो यही करनी है जिससे आपको याद रह जाए। तो क्या याद करना है सर, लेके का मतलब LI के बारात सरदार का नाम मांगो अली महान पानी जान कर फेंके सीडी नीचे कोई सुनो प्रभा हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण पंडित और कलावती सोना ओजोन फ्री में मांगे। इसको कहते हैं, इन सब के नाम तो मैं बाद में लिख दूंगा, आप इसके आगे नाम भी लिख लेना, या मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, या मैं लिख दूं साथ में, इसको कहते हैं लिथियम पोटेशियम, आप साथ में लिखते रहिए, बेरियम स्ट्रोंशियम, कोई लिखने में गड़बड़ी हो तो माफ करना, कैल्शियम सोडियम
इसको कहते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये तो आप खुद लिखोगे। इसको कहते हैं जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड, ये है हाइड्रोजन, वो भी अम्ल की, ऐसे लिख देना, अम्ल से आती है। कॉपर, आयोडीन, ये सब काम में आने वाले हैं। जो अम्ल वगैरह लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, वो सब काम में आ रहा है। ये मरकरी, आप जिसे आप कहते हो पारा, ये बेरियम वगैरह याद रखना, बी ए बेरियम होता है, इसके अंदर हो जाएगा। जो नहीं लिख पाऊंगा वो 30 के अंदर, वो इसके अंदर हो जाएंगे। इसको कहते हैं सिल्वर, सिल्वर। ब्रोमीन कहते हैं, बी आर को कहते हैं ब्रोमीन। प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जब ये माइनस होता है क्लोराइड बन जाता है, इसको कहते हैं सोना या गोल्ड। ये है ओजोन, O3 का मतलब होता है ओजोन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, F2 का मतलब फ्लोरीन। तो सर ये क्यों लिखवाई? तो ये है आपको लिखनी है, ये मैं दूर हो गया, तो आपको ये याद रखनी है। लेके बारा सरदार का नाम, मांगे अली मान पानी, जानकर फेंके सीढ़ी नीचे कोई सुनो प्रभा, हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण, पंडित और कलावती, सोना ओजोन फ्री में मांगे। ये आपको इसी क्रम में याद रखने। आपको यहाँ पर ऐसे साइड में मत लिखो, आप एक ही लाइन में लिखो। क्यों सर? इसका मतलब है सर, यहां से जब आप यहां जाओगे तो ये ऐसे है, इसके बाद में ये है, इसके बाद में ऐसे जाओगे, फिर ये आएगा। तो आपको ये इस प्रकार लिखने हैं, जो खड़ंग ये एकदम सीधे सीधे लिखोगे। आप ऐसे नहीं लिखोगे यहाँ पर इसके पास में। क्यों सर? आपको बाद में भूल जाओगे कि पानी के नीचे जान आता है। मैं बोल रहा हूँ, लेके बारा सरदार का नाम, मांगे अली मान पानी, जानकर फेंके सीढ़ी नीचे कोई सुनो परवाह, हाय क्यों आए होंगे सिल्वर ब्राह्मण, पंडित और कलावती, सोना ओजोन फ्री में मांगे। तो ये याद करने की ट्रिक्स है सर। ये तो थी धनायन की क्रियाशीलता। अब सर क्रियाशीलता का मतलब, एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नोट पॉइंट यहाँ पर आएंगे तो ये भी, तो आप पोज करके लिखना। उसके बाद में सर नोट पॉइंट लिखो इसकी, धनायन की क्रियाशीलता में इसी के नीचे नोट पॉइंट लिखना। क्या नोट पॉइंट लिखे सर? कि नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है कि क्या नोट पॉइंट है कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता, क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी, जो कितना एक्टिव है, क्रियाशीलता घटती है। यानी कि ऊपर आने वाले तत्व नीचे के तत्वों को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित कर देते हैं। पहले ही चैप्टर में अपने काम आएगा, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत काम आएगा। जो ऊपर वाले तत्व हैं वो बलशाली है। क्यों सर? धनायन यानी कि भगवान बलशाली है, हमारे ऊपर रहते हैं, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ जो मानो आप, वो बलशाली है। जैसे ही आप नीचे आते जाओगे तो क्या होगा? वो खत्म होते होते खत्म हो जाएंगे सर। तो नीचे वालों को उस पर पावर है, जो ऊपर रहता है, जैसे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास पावर है, फिर मुख्यमंत्री के, तो वो हटा सकते हैं इनको। आगे सर ये तो ऊपर वाले क्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आने पर, जैसे वो लेके बारात ऐसे चलते जाओगे, फ्लोरीन सबसे कम क्रियाशील है। उसके बाद में हम लिखते हैं ऋणायन की क्रियाशीलता। ये आसान है बहुत, ऋणायन है तो उल्टा होगा कुछ। ऋणायन की क्रियाशीलता, अगला है ऋणायन की क्रियाशीलता, ऋणायन की
क्रियाशीलता। ऋणायन की क्रियाशीलता, ऋणायन की क्रियाशीलता क्या है सर कि नोट पॉइंट पहले ही लिख दो कि ऊपर से नीचे जाने पर, यहां पर उल्टा होता है, ऊपर से नीचे नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, यानी यहां पर उल्टा है, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले को प्रतिस्थापित कर देता है। तो सर ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो। अब ऊपर से नीचे कैसे, नीचे वाले यहां पर होंगे बहुत ज्यादा एक्टिव, सुनो। ओहो कल बाढ़ आई। कोई पत्नी अपने पति से कह रही है, ओहो सुनो नो, ओहो कल बाहर आई। ऐसे नीचे आओगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है सर, बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर आयोडीन जब सल्फेट से टकराएगा तो सल्फेट को कहेगा सल हट में या हमरा राज है। ये आपको कितना काम में देगी, ये तो जब आप पढ़ लोगे, जब कभी यहाँ आपको समझ नहीं या नीट जेईई का जैसे एग्जाम दोगे तब पता चलेगा सर योगेश सर ने हमें 10th क्लास में ऐसी चीज पढ़ा दी जो नीट जेईई वाले भी नहीं पढ़ाते थे। बिना इसके नीट जेईई नहीं हो सकती। सर आपने कहाँ से पढ़ा, फिर हमने भी बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारा पढ़ा है, आपको क्या पढ़ाना। तो सॉरी, आप लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा वीडियो इधर उधर करो तो लिखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारे जितने भी क्रियाशीलता का क्रम है। अब हमारा एक और टॉपिक सर आपने कहा था किसी जाते जाते हमें परमाणु 1 से 30 तक परमाणु 1 सेकेंड मैं देख रहा हूं आपको बोर्ड में कहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रमशः उसके बाद में ये तो क्रमशः यहां पर परमाणु नाम फिर प्रतीक और उसके बाद में द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वो देखना है। तो हम फटाफट इनको लिखना प्रारंभ करते हैं, आपको याद होने से ये पहला हाइड्रोजन आप फटाफट लिखोगे। हाइड्रोजन इसका होता है 1, क्यों होता है ये आपको पता है। हीलियम का होता है He2। उसके बाद में आता है लिथियम Li, इसका होता है हीलियम का 4, लिथियम का होता है 7। इसके बाद में आता है बेरिलियम Be, बेरिलियम का आता है 11 का है, 9 आता है। हमरा को थोड़ा उलझन हो गया, हमारा दिमाग कहीं चला गया, हम एक टॉपिक पे से तुम्हारा छोड़ाया। बी, बोरॉन का होता है बी का होता है 11। फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन का होता है C12। नाइट्रोजन N14। फिर आता है ऑक्सीजन, क्या आता है ऑक्सीजन का होता है O16। फिर आता है ऑक्सीजन, उसके बाद में आता है फ्लोरीन का आता है F और उसका आता है 19। और
नियॉन कितना पे आता है भाई? नियॉन आता है 20। अब देखो हीलियम एक अक्रिय गैस है, नियॉन एक अक्रिय गैस है, ये स्टार पॉइंट लिखा रहा। ये द्रव्यमान याद रखना भी जरूरी है। ये क्रम भाई 8 नंबर पर है, क्यों है जरूरी ये तो आपको पता है। आपको परमाणविक द्रव्यमान बताना भूल गया था, वो भी अभी बता देंगे। ये पोज करो और लिख दो। आगे लिख रहे हूं मैं, आगे लिख रहा हूं मैं, आगे आगे क्या है सर? आगे 11 नंबर पर है, सॉरी, सोडियम। थोड़ा लिखना में तकलीफ। सोडियम इसका होता है Na, और जो भार होता है वो 23, 12 सोडियम। मैग्नीशियम कौन सा सर? Mg, ये होता है 24। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है 27, हमारे बहुत काम में आता है। सिलिकॉन Si, सिलिकॉन Si, ये हो गया हमारा 28। फास्फोरस, फास्फोरस आता है P, ये हो गया 31। सॉरी, सल्फर का है जो काम में आता है वो बार बार हाथ में आता है, 32। क्लोरीन, ये एग्जैक्ट नहीं है, जो ये याद रखना है आपको वो बता रहा हूं, 33.5। यहां एक लोचा है, क्या है सर? आर्गन, आर्गन आता है Ar 40 पर। सर आप अपने आप ही बड़बड़ाते हो। हाँ बेटा क्या करें। आर्गन के बाद में आता है पोटेशियम। सर ने गलत नहीं लिखा है, ये ऐसे ही, ये 40 के बाद में 39 आता है। क्यों आता है जब बड़ी क्लास में जाओगे तो बताएंगे। पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम, फिर ये सर फिर क्लियर है होगा, ये 40, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर 39 या लोचा है, ये इंपोर्टेंट भी है, याद भी रखना है। ठीक है, ये तो हो गए अपने 20 तक। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ये आप लिख दीजिए, पोज कीजिए और लिखो। फिर आगे सर, ये याद करने के लिए लिख रहा हूं, मुझे याद है, मैं तो क्यों लिख रहा हूं, मुझे बहुत याद है। आपको पता नहीं हो इसके टीएम। सर आप रट के आए हो? नहीं बेटा, पढ़ते हुए बहुत साल हो गए हमें, कहीं भी गलती तो हमसे भी हो जाती है। इसके टीएम टाइटेनियम, कभी नाम तो सुना होगा, टाइटेनियम आर्मी, MR इंडियन हैकर। MR क्यों बोले सर? नाम नहीं बोलना चाहिए, किसी का प्रमोशन क्यों करे सर? आप क्या प्रमोशन करोगे? अरे कभी ना कभी हम भी तो प्रमोशन के लायक होंगे। सर बकवास मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। हम तो हमारा काम ही करते हैं सर। आपके मन में जो बातें चल रही है वो मेरे मन में भी चलती थी कभी ना कभी। सर क्या पकड़े हो? मैग्नीस सर, आपको ये अटपटे नंबर, सर हमें मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, आपको ये कैसे रहते हैं? सर हमको भी याद रहता है, ये बार बार लिखे नहीं है, हमने बार बार लिखे हैं, पहली बार आपके पास में आके नहीं लिखे। सर यदि रट के आते तो एक बार में निपट जाते, अब तक इतने याद नहीं होते। एक साथ में बिना वीडियो को रोके कर रहा हूं मैं। कोबाल्ट वो आता है 59। निकल Ni, ये देखो छोटा है, पहला अक्षर बड़ा, हमेशा देखो पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा। देखो यहाँ पर लिख देता हूं, ये हमेशा बड़ा होगा, और ये यदि एक ही है तत्व तो ये हमेशा छोटा होगा। सर क्यों? वो तो अभी आपने देखा था, कोबाल्ट और कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें क्या फर्क है? ये देखो ये फर्क है इसके अंदर। ये तो कोबाल्ट है, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग है। निकल, उसके बाद में आता है कॉपर, और अंततः आता है अपना जिंक। 30 तक याद कर लो, बहुत है 10th क्लास में, हम तो 12th पास कर लिए थे इससे। हाँ 63.5। तो ये है आपके परमाणु, क्रमांक, परमाणुओं के नाम, प्रतीक और उनका द्रव्यमान। अब इसके बाद में हमारा आता है
एक टॉपिक जो हमने 20 में छोड़ दिया था वो था परमाणु द्रव्यमान और परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या। बहुत आसान है, फटाफट करते या हमने कर दिया यार, हमने किया है कि नहीं हमरा को पता नहीं है, हमरा को पता नहीं, हम वापस कर लेते हैं, हमरा को पता नहीं हम वीडियो काहे देखेंगे। जो परमाणु द्रव्यमान है लिख देते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान हमरा को पता है नहीं क्या है, परमाणु द्रव्यमान ये नहीं किया था, हम अभी कर लेते हैं, अब याद भी आसान होगा आपको। देखो जो परमाणु द्रव्यमान है इसको हम दर्शाते हैं किससे, ए से, किसके द्वारा, ए से। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन का भी तो देखो, अब कुछ संख्या है, इसको यदि आपको भार मापना है तो आप कैसे मापोगे सर, ढक्कन का भार, इसका भार, दोनों का भार होगा तब ये भार हो जाएगा। हम तो इससे बना रहे थे, इसका भार प्लस इसका भार, दोनों का भार मिलेगा तो इसका भार बन जाएगा। तो परमाणु के अंदर क्या क्या था सर, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे, इनके तीनों के भार मापेंगे तब किसका, परमाणु का भार आ जाएगा सर। तो काहे आपने इलेक्ट्रॉन का भार नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन का भार बहुत छोटा होता है, कितना होता है सर, 9 × 10 की घात -31 kg। ऐसा यार बहुत छोटा है, माइनस बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत। तो सर इसका कितना बड़ा है सर, हम ये देख लो 6 7 × 10⁻⁻24 kg, इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा है सर, हाँ इतना बड़ा है सर, हाँ काहे कोई गलती हो जाए तो माफ कर, ठीक है, इतना बड़ा है तो थोड़ा तो बड़ा है, 3-6 0 का फर्क है सर। तो अब इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि इसके द्रव्यमान को लिया ही नहीं जाता है, तो सर इसके अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उतना ही इसका भार हो जाता है। तो प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन का भार को एक एक लिया गए हैं, तो इसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सर, क्या लिखोगे सर, प्रोटॉन P प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर क्या बनता है सर, परमाणु भार। अब सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सर, कि न्यूट्रॉन की परमाणु भार जो हमें बहुत सारे दे रखे हैं, जितने भी है प्रोटॉन, सर ये काहे अलग अलग काहे होता है सर, प्रोटॉन की संख्या कभी कभी तो, जब देखो यहां पर देखो ऑक्सीजन के अंदर 16 भार है, इसका मतलब क्या है सर, 6 तो सर सॉरी 8 तो सर यहाँ पर प्रोटॉन है, कितने 8, यहाँ पर 16 है रे, क्या है, क्लास के लास्ट में जाते जाते हम फ्यूज हो जाते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या सर 8 और 8 16 होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी 8 है तब 16 हुआ सर। काहे सोडियम में, सोडियम के अंदर काहे 23 होता है, क्यों सर, प्रोटॉन तो 11 ही है, तो सर 12 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाता है सर, 23 हो जाता है सर। हम ही सोचे, हम कभी कभी तो डबल करते थे, डबल करे तो यहाँ पर तो लोचा हो जाता था सर, ये न्यूट्रॉन की संख्या की वजह से है सर। तो अब यहाँ पर नोट पॉइंट लिखो, आखिरी में जाते जाते नोट है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करें, न्यूट्रॉन की संख्या देखिए न्यूट्रॉन की संख्या है वो होता है A माइनस P। आपको पता है P किसके बराबर होता है, हमें पता है सर P बराबर होता है Z, तो A माइनस Z। सर एग्जाम्पल, सर हमरा को एग्जाम्पल के बिना समझ में ना आवत है, तो सोडियम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर, इसके अंदर आपको प्रोटॉन ज्ञात करने को बोले। अब देखो इसके अंदर सब कुछ ज्ञात करते हैं, सबसे पहले Z कितना है सर 11, A कितना है सर, हमें यहां पर देख रखा है 23। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, उदासीन है, प्लस माइनस नहीं है सर, तो 11 के बराबर प्लस। तो प्रोटॉन कितने हैं सर, 11 प्रोटॉन होंगे, जितने क्रमांक होते हैं उतने ही सर। न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, न्यूट्रॉन हमें पता है A माइनस Z होता है सर, 23 माइनस 11 हो गए सर, 12 न्यूट्रॉन है सर। वेल डन, थैंक यू सो मच गुरु। अब सर इसी प्रकार सर एक और निकालेंगे, सर, एक और निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे सर, हम निकालेंगे कहा सर, हम निकालेंगे एल्यूमिनियम प्लस 3 का, क्या निकालेंगे सर, Z P E और निकालेंगे न्यूट्रॉन और ए हमको पता है सर 27 है, अभी आपने लिखवाया था।
जेड कितना है सर, जेड 13, सॉरी हाँ 13। सर प्रोटॉन की संख्या जितनी जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये तो बहुत बार समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन सर धनायन है, धनायन है मतलब हमें एक सूत्र बताया था जेड माइनस चार्ज, तो सर जेड कितना है सर 13 माइनस चार्ज कितना है सर शून्य के साथ में 3, तो 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 बराबर आ गए 10 इलेक्ट्रॉन सर। अब पता चला इलेक्ट्रॉन कितना 10, और ये भी पता है 3 लाख का लोन दे दिया, कुल थे कितने, जितने प्रोटॉन थे इतने थे, 3 का दे दिया, इसका मतलब 10 ही बचे। अब न्यूट्रॉन कितने बचे सर, ए माइनस जेड, ये कितना था सर 27 माइनस 13 कितना बचा सर 14, कितना सर 14। ये आसान है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कुछ याद कर लिया सर। अब ये गौर करो सर, कौन सा सर, सर फ्लोरीन माइनस करो सर, जेड कितना सर 9, ए कितना सर सॉरी 19, प्रोटॉन कितने सर जितने होते हैं जेड उतना ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने सर, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है सिर्फ चार्ज वाला हो तो जितना है सर कितना है सर, ए माइनस चार्ज शून्य के साथ में लिखेंगे सर 9 प्लस 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने सर 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने है सर, ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड किया हमारे पास आ गए न्यूट्रॉन सर 10, तो हमेशा डबल हो ये जरूरी नहीं है, ये परमाणु भार था, परमाणु भार इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ए माइनस चाहे तो पी करो, पी तो इज इक्वल टू हमेशा जेड ही होता है, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक। तो ये थी हमारी बातें, तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए ये याद रखना, यहाँ पर जेड रखा जाता है, ये पी, ये भी एक नोट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, याद रखना। जहां पर ए का मतलब सर यहाँ जाते जाते मैं लिख दूं, ए का मतलब है द्रव्यमान, ये ऐसे कोष्टक में बना के लिखा सर, जेड का मतलब क्रमांक, एक्स का मतलब कोई परमाणु, जो क्रमांक है जो भी परमाणु है उसको रखेंगे। तो इसी के साथ कोई भी डाउट हो या कहीं पर भूल चूक हो तो माफ करियो, और हमारे डाउट सेक्शन के अंदर बता देना कि सर यहाँ पर आपने गलती की है या आपका ये डाउट है, या आप क्वेश्चन डालो, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहां पर एमसीक्यूज आने वाले हैं, एमसीक्यूज के थ्रू ही ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका धन्यवाद इतनी लंबी क्लास देखने के लिए, पहला ही दिन है और हमने बहुत लंबी क्लास बना दी, तो आपको ये देखो कि आप तो देख रहे हो, तो हमारे बनाने में, इसे एडिट करने के लिए हम कोई 10-15 जन की टीम नहीं है, आपका सपोर्ट और आपका साथ बना रहेगा तो जल्द ही बनाएंगे ऐसी टीम भी। बट आपको यदि कोई भी गलती लग रही है कमेंट अपना जरूर करें, कोई भी आपको डाउट नहीं है कि सर आपने डाउट पूरे सॉल्व कर दिए, तो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से बोर्ड से देख रहे हो, उस बोर्ड के क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में, तो आप अपने बोर्ड का, अपने शहर का, खुद का नाम लगाकर अपनी हाजिरी जरूर जाहिर करें। थैंक यू सो मच, और बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे यदि पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट करनी है, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड इस जो भी वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी तो पता चले कुछ नया धुरंधर हो रहा है साइंस के अंदर, साइंस के योद्धा बन रहे हो। नाम ही इसीलिए दिया गया है साइंस के योद्धा, क्योंकि एक योद्धा की तरफ फाइट करना है हमें, जो मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे कर पाए, जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम को हलवा आज से बनाना प्रारंभ कर देंगे हम। हमारा मकसद कोई 10th क्लास में ओनली फॉर परसेंटेज बनाना नहीं, परसेंटेज तो हम बनाएंगे क्योंकि हम तैयारी ही नीट और जेईई की करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।